हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटिया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ लीज़ रीमेजरमेंट और लीज़ मॉडिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पर कंटिंजेंट रेंट का, ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला पैराग्राफ है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट रेंट से रिलेटेड। पहले रीड करते हैं फिर समझ लेंगे क्या कहता है। एनी वेरिएबल पेमेंट विच इज़ नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन लीज लाइबिलिटी। इन सच केसेस कंटिंजेंट रेंट इज चार्ज टू P&L एज एक्सपेंस व्हेन पेड। अब क्या कहता है, एनी वेरिएबल पेमेंट विच इज़ नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स। हमने एक चीज़ पढ़ी थी FLP में, क्या लेते हैं हम, वेरिएबल पेमेंट विच इज़ लिंक्ड टू इंडेक्स। हमने यहाँ पर FLP का जब हम लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट कर रहे थे वहाँ पर एक बात आई थी कि वेरिएबल रेंट भी लेना होता है हमें, बट कौन से वाला लेना होता है, जो लिंक्ड होता है आपका इंडेक्स के साथ। वेरिएबल पेमेंट हुज अमाउंट वेरी ड्यू टू इंडेक्स, अगर ऐसा रीज़न है तो आप FLP में लोगे, अदरवाइज उसको कंटिंजेंट मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको लीज लाइबिलिटी में नहीं लोगे, बट करना क्या है उसको आप कंटिंजेंट रेंट मान लोगे और P&L में चार्ज करोगे व्हेन पेड। हमने लास्ट वाली क्लास में ऐसा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक यहाँ पर डायग्राम है, इससे भी समझ लेते हैं। अब क्या है, वेरिएबल रेंट है, अगर वेरी करता है ड्यू टू इंडेक्स तो क्या FLP में आएगा? बिल्कुल आएगा। ये तो हमने पढ़ा ही था कि अगर वेरी करता है ड्यू टू इंडेक्स और आप उसका अमाउंट मेजर कर सकते हो तो आप बेस्ट एस्टीमेट लेके यहाँ पर आप लिख सकते हो। दूसरी चीज़ आती है कि कोई और रीज़न हो, तो मतलब इंडेक्स की वजह से वेरी नहीं करता, कोई और रीज़न है, कोई और रीज़न है तो आप सिंपली सोचोगे कि हाँ नहीं, कंटिंजेंट रेंट मान लोगे। बट एक चीज़ है इसमें, एक बात ये आती है, हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर 1 लाख रुपये फिक्स पेमेंट थी प्लस 2000 पर यूनिट हमने देने थे। अब उसमें बात आई थी कि यहाँ क्या हम इसको पहले दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हमने कहा था कि यार इसको पहले दिन तो हमें पता ही नहीं है कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर, तो 2000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इन फ्यूचर पे करना है, बट उसका अमाउंट हम आज कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने क्या कहा कि जितना अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते थे, जो कि था 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तो था ना, हमने उसको कहा था इन सब्सटेंस फिक्स्ड है ना। यहाँ पर वही दो बातें आ रही हैं कि अदर रीज़न हो तो चेक करना है क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट आज के दिन, कमेंसमेंट डेट की बात कर रहा हूँ मैं, कमेंसमेंट डेट पे अगर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ पार्ट, सम पार्ट में भी कैलकुलेटेड, तो उसका आप क्या होगा, इन सब्सटेंस फिक्स्ड। ये हम ऑलरेडी लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इन सब्सटेंस फिक्स्ड। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, रीजन अदर है और कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई और रीजन है और कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या होगा, कंटिंजेंट रेंट। सिंपल सा ये चार्ट है, इससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाती है। कंटिंजेंट रेंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल देखा ही था, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये एग्जाम्पल भी आपके सामने है एक चार्ट के जरिए। ठीक है जी, तो ये सब नोट्स तो आपको मैं नीचे देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ लीजेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 आउट ऑफ 5 है कि आ सकता है पेपर में ये वाला। पहले पढ़ते हैं फिर समझ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड एक्विजिशन ऑन राउ एसेट फॉलोइंग चेंजेस शुड बी कंसीडर्ड इन अकाउंटिंग। पहला आता है रीमेजरमेंट, लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स पेमेंट और चेंज इन RBG शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। एनी चेंज इन लीज लाइबिलिटी इज एडजस्टेड इन राउ एसेट। क्या कहना चाहता है, कह रहा है लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स पेमेंट और चेंज इन RBG। दो रीज़न बता रहा है। पहला रीज़न है कि अगर आपका चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स्ड पेमेंट है, जो वेरिएबल रेंट नहीं हमने लिया था ना, FLP में एक बात आई थी कि इसमें वेरिएबल, अभी भी देखा ही था हमने वहाँ पीछे से कि भाई इसमें वेरिएबल रेंट लेते हैं विच वेरी हुज अमाउंट वेरी ड्यू टू इंडेक्स। ठीक है, वो वाली बात कर रहा है। कह रहा है वो वाला रेंट चेंज हो गया, 50,000 रेंट फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि 50,000 रेंट है एंड इट विल वेरी ड्यू टू इंडेक्स। ठीक है, अब वो 50,000 वाला जो रेंट है ना वो आपका चेंज हो गया, 50 का आपका 55,000 हो गया रेंट। ठीक है, तो आपका इसको क्या बोलोगे, आपकी लीज रीमेजरमेंट है। आगे अभी एग्जांपल आएगा, आज वाली क्लास में हम एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका एक्चुअल में मैं बात क्या कर रहा हूँ। चेंज इन RBG याद है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी लेते हैं कि हम इसमें उसका भी अमाउंट ऐड करते हैं इसमें। याद है हमने किया था लास्ट वाली क्लास में, 10 लाख रुपये की वो गाड़ी थी हमें मिली थी, हमने उसको गारंटी दी थी 8 लाख रुपये की, 8 लाख रुपये की गारंटी थी, और बट हमें लग रहा था कि यार ये तो हम 7 लाख रुपये ही इसकी वैल्यू रह जाएगी, तो 1 लाख रुपये हमने इसमें कंसिडर करना पड़ा था हमें।
क्या था कि 10 लाख रुपए की वो गाड़ी थी उस टाइम, और हमने आरबीजी था उसमें कि 8 लाख रुपए इसकी वैल्यू रहनी चाहिए जब आप वाली गाड़ी रिटर्न करोगे, बट आप उसमें सीमेंट ढोते थे, मिट्टी ढोते थे, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू आपको लगता था कि जब मैं इसको वापस करूँगा तो इसकी वैल्यू 7 लाख ही रह जाएगी, तो 1 लाख रुपये हम उसमें कंसीडर करते थे। ये उसी की बात कर रहा है, एग्जाम्पल के जरिए समझ आएगा। अच्छा, अब लीज रीमेजरमेंट में क्या है, अगर ये दोनों रीज़न है ना, अगर आपका चेंज इन लीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज 2 रीज़न, तो आपको ओरिजिनल डिस्काउंट रेट से ही डिस्काउंट करना है। जब आप वो कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी हम करते हैं ना, उसमें डिस्काउंट करते हैं, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट ही लेना है, ठीक है। और कोई भी चेंज होता है वो कहाँ एडजस्ट होता है, राउ एसेट में एडजस्ट होगा। जितने भी चेंज होंगे ना यहाँ पर सारे राउ एसेट में ही एडजस्ट होंगे। कैसे होंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के जरिए। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चेंज होगा आपका राउ एसेट में ही एडजस्ट होगा। जो हम अकाउंट बनाते हैं ना, लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, तो उसी में ही यारी सारी चीज़ें डालनी है। कैसे डालनी है वो भी बताता हूँ मैं आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे। आगे कहता है डेप्रिसिएशन तो राउ एसेट पे लगती है, वो वैसे लगती रहेगी। प्रोस्पेक्टिवली चेंज जो भी डेप्रिसिएशन है वो राउ एसेट पे प्रोस्पेक्टिवली लगेगी, मतलब उसी दिन से आप उसको जो भी अगर चेंजेस आते हैं तो उसी दिन का ही इफेक्ट पड़ेगा उस पर। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आप जो पुराने वाली वैल्यू थी बढ़ी हुई वैल्यू में ऐड करके उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं। लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन ऑप्शंस लाइक रिन्यूएबल ऑप्शंस और परचेज ऑप्शन शुड बी एडजस्टेड यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। These options are considered to be significant changes। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर लीज रीमेजरमेंट हो रहा है फ्रॉम चेंज इन ऑप्शंस लाइक रिन्यूएबल ऑप्शन या परचेज ऑप्शन, क्या ये दोनों हमने पहले देखे हुए हैं? याद है फर्स्ट क्लास में रिन्यूएबल ऑप्शन देखा था हमने। रिन्यूएबल ऑप्शन में आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि भाई ऐसी जो है जो आपका लेसी है वो आप रिन्यूएबल ऑप्शन है, उसके पास रिन्यूएबल ऑप्शन स्पेसिफाइड इन लीज विच लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट। इसमें अगर चेंज आता है, और दूसरा रीजन क्या बता रहा है, दूसरा रीजन कह रहा है परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन एफएलपी में था, हमने कल वाली क्लास में लास्ट वाली क्लास में देखा था एफएलपी में परचेज ऑप्शन। कह रहा इन दोनों में कोई चेंज आता है अगर, है ना, देखो ऊपर भी चेंज की बात कर रहे थे, बात तो चेंज किया ना, अगर कोई चेंज होता है तभी तो रीमेजर कर रहे हो, नहीं तो जरूरत क्या करने की। तो अगर यहाँ पर भी चेंज की बात करें, बट रीजन क्या है, या तो रिन्यूएबल ऑप्शन में कोई चेंज हो रहा है, मान लो पहले 5 साल था, पहले आपका मूड नहीं था रिन्यूएबल ऑप्शन लेने का, बट बाद में मूड बन गया कि नहीं मैं तो लेता हूँ रिन्यूएबल ऑप्शन, है ना। एग्जाम्पल आएगा इसका भी बड़े मजेदार, वहाँ पर समझ आएगा आपको, बट फिर भी बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर जो लीज टर्म था वो इंक्रीज हो गई मान लेते हैं, तो ये रिन्यूएबल ऑप्शन चेंज हुआ है। आपके लीज टर्म में तो था, बट आपको बाद में पता, आपने पहले आप ऑप्ट नहीं करना चाह रहे थे, बाद में ऑप्ट कर आप कह रहे हो नहीं अब तो ऑप्ट करना है मुझे, तो आपका वो रिवाइज कर, अब इस केस में क्या करोगे आप, रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के जरिए बहुत बढ़िया समझ आएगा, अभी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छा, परचेज ऑप्शन में कुछ चेंज हुआ, परचेज ऑप्शन में भी चेंज होगा तो आपको रिवाइज रेट लेना पड़ेगा। शुड बी एडजस्टेड यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। हालांकि है ये रीमेजरमेंट के होने के बावजूद भी ये इतने सिग्निफिकेंट चेंज हैं कि आपको यहाँ पर रिवाइज डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा। ये रटने की बात है कि ये दोनों रीज़न होंगे तो आप इसमें क्या ओरिजिनल डिस्काउंट लोगे जो एक्चुअल में था, अगर ये दोनों रीज़न होंगे तो आपको रिवाइज डिस्काउंट लेना पड़ेगा। ये आपका था लीज रीमेजरमेंट। अब आता है आपका लीज मॉडिफिकेशन। अब लीज मॉडिफिकेशन में क्या होता है पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है। लीज मॉडिफिकेशन आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट चेंजेस, हेंस ऑलवेज यूज रिवाइज डिस्काउंट रेट। लीज मॉडिफिकेशन में कोई टेंशन ही नहीं है, रिवाइज डिस्काउंट रेट ही यूज़ करना है, कोई भी रीज़न हो रिवाइज डिस्काउंट रेट। आइए देखते हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पर सर ने लिखवाया था, ये सारी चीज़ें लिखवाई थी, आपको ये भी दे दूंगा मैं, और ये इसी चीज़ को मैंने चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये चार्ट से समझना थोड़ा इजी रहता है आपको। मैं नीचे आपको मिल जाएगा ये। देखो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं मॉडिफिकेशन के। पहला होता है चेंज इन लीज रेंट। लीज रेंट ही चेंज हो गया। अभी हमने जो पढ़ा था वहाँ पर वेरिएबल रेंट की बात कर रहा था, यहाँ पर ओरिजिनल रेंट की बात कर रहा है, जो फिक्स्ड रेंट होता है ना, जो होता है। जैसे यहाँ पर देखो तो चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स पेमेंट की बात कर रहा था, बट यहाँ पर लिखा है चेंज इन लीज रेंट। कौन से वाला लीज रेंट, जो कि फिक्स्ड वाला होता है ना, वो वाला अगर चेंज होता है तो आप उसको क्या मानोगे, मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन होता है तो एडजस्ट इन राउ एसेट। ये तो हमने पढ़ी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, जो भी चेंज हो एडजस्ट इन राउ एसेट। राउ एसेट में ही एडजस्ट करना है। कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। जर्नल एंट्री के जरिए एडजस्ट होता है, जो आप पहले से करते आ रहे हो, राउ टू एल करते आ रहे हो ना, बस वही वाली एंट्री करनी होती है आपको। आइए देखते हैं कहता है यूज़ कौन सा यूज़ करोगे, कैलकुलेट रिवाइज लाइबिलिटी यूजिंग रिवाइज डिस्काउंट रेट। क्या करना है, ऑब्वियसली आपका अगर यहाँ पर रेंट चेंज हुआ है तो लाइबिलिटी तो रिवाइज होगी ही ना। पहले आपका मान लो 1 लाख रुपए रेंट था, अब 1.5 लाख रुपए रेंट हो गया, तो लाइबिलिटी तो रिवाइज होगी, लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, बट किस रेट से डिस्काउंट करोगे वो मैटर करता है। आपका रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, चेंज इन स्कोप ऑफ लीज। इंक्रीज इन स्कोप हो सकता है या तो डिक्रीज इन स्कोप हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है स्कोप में, या तो इंक्रीज इन स्कोप हो सकता है या तो डिक्रीज इन स्कोप हो सकता है। इंक्रीज इन स्कोप कैसे हो सकता है, बाय एडिंग एडिशनल एसेट। एक एसेट पहले से थी, दूसरी एसेट उसी में ऐड होगी। एक फ्लोर ले रखा था आपने, एक और फ्लोर ले लिया रेंट पे, तो एक रीजन तो हो गया आपका बाय एडिंग एडिशनल एसेट। एक फ्लोर ले रखा था, एक और फ्लोर ले लिया, आपका इंक्रीज इन स्कोप हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, एडिशनल लीज टर्म इज एडिड। पहले नहीं था आपके एग्रीमेंट में, ये चीज़ पहले नहीं लिखी थी, बाद में चल के आपने इसको 3 साल के लिए और बढ़वा लिया। लीज टर्म में ओरिजिनली कुछ भी नहीं लिखा था इसके रिगार्डिंग, बट बाद में चल के आपने इसको बढ़वा लिया लीज टर्म को, एडिशनल लीज टर्म इज एडिड। तो अगर ये दोनों रीजन होते हैं तो आप इसको इंक्रीज इन स्कोप कहते हो। इसका वाइस वर्सा डिक्रीज इन स्कोप होता है। कैसे हो सकता है कि भाई एक फ्लोर ले रखा था, उसका 50% आपने कर दिया, 50% उसको जो है आपका 50% मतलब उसको पहले पूरा फ्लोर रेंट पे था आपका, अब आपका 50% फ्लोर रेंट पर है। मान लो 4 रूम थे तो 2 रूम ही है अब रेंट पर, 2 रूम आपने उसको मना कर दिया, नहीं चाहिए रेंट पे, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका एडिशनल लीज टर्म इज एडिड। अब यहाँ पर 5 साल की लीज हो सकती है और आपको लगता है कि यार आपका फ्यूचर में इसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको इतना इससे, तो आप उसमें लीज टर्म घटा देते हो कि नहीं यार मेरे को अब इसको 4 साल के लिए चाहिए। तो ये दोनों वाइस वर्सा में आपका डिक्रीज इन स्कोप वाला तीसरा केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो बन जाता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, 3 रीजन हो सकते हैं, या तो चेंज इन लीज रेंट, चेंज इन स्कोप ऑफ लीज। चेंज इन स्कोप ऑफ लीज में क्या आता है, इंक्रीज इन स्कोप, इंक्रीज इन स्कोप और या डिक्रीज इन स्कोप। इंक्रीज इन स्कोप के 2 रीजन हो सकते हैं, बाय एडिंग एडिशनल एसेट या फिर एडिशनल लीज टर्म इज एडिड। एडिशनल लीज टर्म इज एडिड, टर्म की बात कर रहा हूं मैं। और डिक्रीज इन स्कोप कैसे हो सकता है, इसका उल्टा डिक्रीज इन स्कोप होता है, ठीक है। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि क्या क्या रीज़न होंगे जब हम इसको कहेंगे मॉडिफिकेशन है। या तो लीज रेंट में चेंज हो जाए, ओरिजिनल वाला रेंट होता है जो फिक्स्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अगर चेंज हो जाए, या फिर आपका स्कोप चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज इन स्कोप हो जाए, तो आप इसे कहते हो मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन केस में रिवाइज आपको रेट यूज़ करना पड़ता है, रिवाइज डिस्काउंट रेट। तो एक तो हमें ये समझ आ गया था, यहाँ पर रिवाइज लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। अब इसका देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपने एडिशनल एसेट, एडिशनल फ्लोर या एडिशनल स्पेस किराए पर ले लिया और तो क्या आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उसकी। तो सबसे पहले चेक करना, इवैल्यूएट एडिशनल लीज रेंट। अगर एडिशनल लीज रेंट इक्वल है एसएलपी ऑफ लीजेस, एसएलपी मतलब स्टैंड अलोन प्राइस जो कि मार्केट में है। देखो ना, आपने एडिशनल रेंट पे लिया स्पेस, एक फ्लोर था आपने एक और फ्लोर ले लिया, ठीक है। अब आपने वो जो एक और फ्लोर लिया है ना रेंट पे, आप नॉर्मली आप मार्केट में जाके लेते ना तो भी आपको 1 लाख रुपए पड़ता पर मंथ। आपने इसी बंदे से आपने एडिशनल लीज रेंट, एडिशनल फ्लोर ले लिया, ये भी 1 लाख रुपए का ही दे रहा है। मतलब जो इसकी मार्केट वैल्यू है ना इस फ्लोर की, उसी मार्केट वैल्यू पे आपने लीज पे लिया है। मतलब 1 लाख रुपए आप नया कस्टमर बन के भी जाते हैं ना इस पे, तो भी आपको 1 लाख रुपए ही चार्ज करता है आपसे, क्योंकि इसकी मार्केट में इतनी ही वैल्यू है, इसकी रेंट इतना ही है। कोई भी जाएगा तो अगर कोई भी जाएगा तो इतनी ही रेंट देना पड़ेगा, तो आपको भी 1 लाख रुपए, आपसे भी 1 लाख रुपए ये चार्ज करा, तो आप इसको एक सेपरेट लीज एग्रीमेंट मानोगे, एज अ फ्रेश लीज एग्रीमेंट। जैसे हम बिल्कुल ही एकदम फ्रेश बुक्स बनाते हैं ना, नया लीज लायबिलिटी अकाउंट, नया राउ अकाउंट, अलग से मानोगे इसको। इसमें इसका फिर कोई लेना देना नहीं है पुराने वाली लीज से। अच्छा, ये तो तब हो गया जब ये इक्वल है। ALR क्या होता है, एडिशनल लीज रेंट। SLP क्या होता है, स्टैंड अलोन प्राइस इन मार्केट, ठीक है। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल नहीं है, इसमें डिफरेंस है, अदरवाइज वाला केस होगा तो आप डिस्काउंट करोगे नया वाला एडिशनल लीज रेंट यूजिंग रिवाइज्ड रेट। एडिशनल लीज रेंट को आप डिस्काउंट करोगे यूजिंग रिवाइज रेट। एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा, अभी सिर्फ ये रटने वाली बात चल रही है। इसको भी आप कहाँ एडजस्ट करोगे, इसको भी आप हमें एडजस्ट करना है राउ एसेट में। जो भी सारे दिखा रहे हैं इसको छोड़ के देखो, यहाँ पर भी ये राउ एसेट में एडजस्ट होगा, एडजस्ट इन राउ एसेट, इसको भी राउ एसेट में एडजस्ट करेंगे। सिर्फ इस केस में आपको इसको सेपरेट मानना था। अभी और 2 केस हैं, ये वाला और ये वाला, इसको भी देखते हैं क्या कहता है। एडिशनल लीज टर्म इज एडिड। एडिशनल लीज टर्म 5 साल का था, 5 साल खत्म होने वाले थे, आपने कहा भाई 3 साल के लिए और दे दे, मेरे को इसमें अभी इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा है, मुझे 3 साल के लिए और चाहिए, तो आपने 3 साल के लिए और ले लिया। अब क्या करोगे, कैलकुलेट रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी यूजिंग रिवाइज्ड रेट। कैलकुलेट रिवाइज लाइबिलिटी यूजिंग रिवाइज लाइबिलिटी क्यों कह रहे हैं, देखो ना, ओरिजिनल वाली लाइबिलिटी थोड़ी ना रहेगी। अब ओरिजिनल वाली लाइबिलिटी तो 5 साल आगे खत्म हो जाएगी। अब 3 साल के लिए एक्स्ट्रा लिया तो आपको 3 साल की और लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी ना, तो रिवाइज कर देंगे पुराने वाली लाइबिलिटी को, 3 साल के लिए बढ़ा देंगे, ठीक है। और रेट कौन सा लेंगे डिस्काउंट करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको रिवाइज्ड वाला रेट लेना है, नया पुराने वाला नहीं लेना, नया वाला लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए इसको भी हम समझ लेंगे। ये था आपका एडिशनल जब आपने एसेट लिया है, और या फिर एडिशनल टर्म आपका ले लिया है। इंक्रीज इन स्कोप आप कह सकते हो, डिक्रीज इन स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिक्रीज इन स्कोप होगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, बता ही दिया था मैं। डिक्रीज इन स्कोप कैसे हो सकता है, इसका उल्टा, इंक्रीज जैसे होता है वैसे ही आपका ये डिक्रीज इन स्कोप होता है। क्या कहता है, रिड्यूस प्रो राटा बुक वैल्यू फॉर एग्जिस्टिंग लीज लाइबिलिटी एंड राउ एसेट। देखो डिक्रीज इन स्कोप हुआ है ना, आपने ऑलरेडी आपकी बुक्स में लीज लाइबिलिटी अकाउंट शो हो रहा होगा, आपका राउ एसेट अकाउंट भी शो हो रहा होगा, है ना। अब आपने डिक्रीज इन स्कोप कर दिया, लीज टर्म कम कर दिया, या फिर आपका एक फ्लोर था उसमें 50% आपने कर दिया वाला फ्लोर को, है ना। तो आपका अब लाइबिलिटी भी घट जानी चाहिए, राउ एसेट भी घट जानी चाहिए, बट कितने से घटाओगे, प्रो राटा घटाएंगे। प्रो राटा जो भी बुक्स में आपकी वैल्यू आ रही है उसको प्रो राटा से रिड्यूस करेंगे। अच्छा, कोई डिफरेंस आता है तो उसको एडजस्ट करेंगे P&L में, ऐसा गेन और लॉस और मॉडिफिकेशन। डिफरेंस कैसे आ सकता है, एग्जांपल के जरिए ही समझ आएगा, यहाँ से थोड़ा मुश्किल है समझना, एग्जांपल के जरिए मैं आपको अलग क्लियर कर दूंगा। आगे कहता है, अगर कोई बैलेंस लीज रेंटर बचता है तो आप उसको डिस्काउंट, बैलेंस लीज रेंटल जो आपका रह जाएगा ना, डिक्रीज इन स्कोप तो हो गया, लेकिन जो टर्म रहता है आपने उसको तो उतना तो पैसे देने पड़ेंगे ना। कैसे, देखो ना, आपने पूरा फ्लोर ले रखा था, 50% कर दिया, अब 50% का तो लीज रेंट आपको आपकी जेब से जाएगा ना, उसको डिस्काउंट किस रेट से करोगे, रिवाइज रेट से डिस्काउंट करना है उसको। कौन से रेट से डिस्काउंट करना है, रिवाइज रेट से उसको आपको डिस्काउंट करना है। और एडजस्टमेंट सारी कहाँ होगी, राउ एसेट में, ठीक है। थ्योरी के लिए आप इसको अभी रटा जा सकता है, बट प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये इजीली समझ आएगी जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसको अभी दोबारा नहीं पढ़ते, अभी पहले एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करके आते हैं आप पीछे से, उसके बाद इसको दोबारा देखेंगे, हमें तभी अलग क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एग्जाम्पल है एक, उस एग्जाम्पल के जरिए आपको कई बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर एक चार्ट है बड़ा सा, ये भी दे दूंगा, इसमें बहुत आसान है, अभी तक जो करा है सारा ये एक चार्ट में आ गया, ये आप खुद समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक चीज़ हमारी डिस्कस्ड है ऑलरेडी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल को, उससे समझ आएगा हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। तो पहले रीड कर लेते हैं फिर समझेंगे इस एग्जाम्पल को क्या कहता है। ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज अ बिल्डिंग ऑन 1/4/2019, लीज टर्म 3 years, रेन्यूअल ऑप्शन 2 years, लीज रेंटल 1 lakh, IBR 10%, वेरिएबल रेंट 50,000 बेस्ड ऑन मार्केट इंडेक्स, लेसी विल नॉट ऑप्ट फॉर इट। ऑन डेट दे रखी है 1/4/2020, वेरिएबल रेंट चेंज टू 52,000, IBR 11%, 1/4/2021, लेसी विल ऑप्ट फॉर लीज, IBR 12%, 1/4/2022, लेसी फिक्स्ड लीज रेंटल रिड्यूस्ड बाय 5,000, IBR 13,000, 1/4/2023, लेसी एडिशनल रूफ ऑन रेंट 15,000 रुपये फॉर 2 years, दिस इज एट मार्केट प्राइस, लीज टर्म एक्सटेंडेड बाय 1 more year अप टू 31/3/2025, IBR 14%। ये 2023 का पूरा ही बता रहा है एक साथ जो भी हुआ है। LL अकाउंट बनाना है आपने और राउ एसेट अकाउंट बनाना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज अ बिल्डिंग ऑन 1/4/2019 को उन्होंने बिल्डिंग लीज पे ली है। लीज टर्म कितना था बिल्डिंग का, 3 साल का था, रेन्यूअल ऑप्शन 2 साल का था, बट लेसी को नहीं लगता था वो लेगा, तो हमारा लीज टर्म कितने का साल का हम कंसीडर करेंगे भाई, 3 साल तो हमारा वैसे था ही, बट रेन्यूअल ऑप्शन भी था 2 साल का, तो अगर 2 साल का रेन्यूअल ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और उसको लगता है नहीं लेगा वो, तो 3 साल ही आपका लीज टर्म। पहली क्लास में हमने देखा था, अगर उसको नहीं लगता कि वो ऑप्ट करेगा तो नहीं लेंगे। लीज रेंटल है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये फिक्स्ड वाला जो रेंटर है वो बता रहा है। IBR है हमारा 10%, वेरिएबल रेंट है 50,000 विच इज़ बेस्ड ऑन मार्केट इंडेक्स। क्या ये लेंगे, बिल्कुल लेंगे, मार्केट इंडेक्स पे बेस्ड है, इसको हम ले लेंगे। अपना FLP जब हम निकालते हैं तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। आगे कहता है 1/4/2020, 1 साल हो गया, वेरिएबल रेंट जो है वो चेंज हो गया 52,000, वेरिएबल रेंट चेंज हो गया 52,000, IBR है 11%। देखो भाई अभी इस पॉइंट पे नहीं आते, पहले इस अगर सोचो क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा होता, अगर इतना दे रखा होता तो 3 साल आप अकाउंट बनाते, 3 साल का राउ में भी 3 साल का, LL अकाउंट में भी 3 साल का आप सारा कर देते। 1 लाख प्लस ये 50,000, 1.5 लाख रुपये आपको 10% से डिस्काउंट करके आप वहाँ पर दिखा सकते थे सारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल रेंट चेंज हो गया 52,000 हो गया। अब अभी हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर वेरिएबल रेंट की वजह से अगर कोई चेंज आता है उसको हम लीज रीमेजरमेंट कहते हैं। अगर वेरिएबल रेंट चेंज हो जाता है तो उसको हम लीज रीमेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। बट ये चेंज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इसको ओरिजिनल डिस्काउंट रेट से ही इसको हम डिस्काउंट करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ से, अभी हमने देखा था पॉइंट यार क्या था उस पॉइंट में, लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स पेमेंट
मैंने कहा भी था कि आगे चल के क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से समझ आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, ओरिजिनल जो आपका है ओरिजिनली उसी से ही डिस्काउंट करना है। ऑब्वियसली आपका 50,000 था रेंट, अब 52,000 हो जाएगा, बट आप डिस्काउंट किससे करोगे, ओरिजिनल रेट से ही डिस्काउंट करोगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। सब्सिक्वेंट मतलब पहले दिन वाली नहीं है, आगे चल के जो भी चेंजेस आते हैं उसको कैसे आपने डील करना है, ठीक है। और आपका जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो राउ एसेट में होनी है, वो हम सोल्यूशन से देखेंगे ही कैसे एडजस्टमेंट होती है राउ एसेट से। आगे बढ़ते हैं। 1/4/2021 लेसी विल ऑप्ट फॉर लीज। देखो भाई, पहले कह रहा था ऑप्ट नहीं करूंगा, अब 1/4/2021 आ गया, मतलब 1/4/2019 को हमने स्टार्ट करा था, 2 साल निकल चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग है, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में कहता है कि मुझे ऑप्ट करना है। ऑप्ट कितने साल के लिए करना है, 2 साल के लिए, मतलब 3+2 ये 5 ईयर की लीज हो जाएगी आपकी। 2 साल तो निकल चुके, अब 3 साल रह जाएंगे, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था, क्या था इसमें कि अगर आपका लीज टर्म चेंज हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हो, लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन ऑप्शंस लाइक रिन्यूएबल ऑप्शन। रिन्यूएबल ऑप्शन है, यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो आप इसको किससे डिस्काउंट करोगे, रिवाइज डिस्काउंट रेट आप यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। यही पहचानना है बस आपको, और कुछ नहीं। आंसर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझने का। लीज लेसी फिक्स्ड रेंट, अब 1/4/2022 आ गया। लेसी फिक्स्ड लीज रेंटल रिड्यूस्ड बाय 5,000। अब पहले तो ये समझना है ये लीज रीमेजरमेंट है या मॉडिफिकेशन है, ये लीज मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का भी पहले वाला केस था, चेंज इन लीज रेंटल, मैंने बताया भी था, फिक्स्ड लीज रेंटल चेंज हो गया आपका, ठीक है, हो गया होगा, 5,000 से कम हो गया, तो आप क्या करोगे, इसमें मॉडिफिकेशन है तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसमें तो आपको रिवाइज डिस्काउंट रेट लेना पड़ता है, डिस्काउंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1/4/2023 लेसी एडिशनल रूफ ऑन रेंट 15,000 रुपये फॉर 2 ईयर्स। एडिशनल रूफ ले लिया रेंट पे, 15,000 रुपये देगा, 2 साल के लिए लिया, और ये मार्केट प्राइस पे ही है। याद आ रहा है कुछ, अभी हमने देखा था कि अगर जो आपने एडिशनल लीज पेमेंट करोगे आप, जिसको आप यहाँ पर लिखा था एडिशनल लीज रेंट ALR विच इज इक्वल टू SLP स्टैंड अलोन प्राइस इन मार्केट, तो आप इसको क्या करना है, कंसीडर एज सेपरेट लीज एग्रीमेंट। तो अलग से इसको मानना है आपको, इस वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो चल रहे थे अभी सारी ऊपर से नीचे आ रही हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। अलग से बनाओगे आप, पहले अलग से बनाओगे राउ एसेट, अलग से इसकी लीज लाइबिलिटी निकालोगे। सबसे पहला स्टेप रहता है आपका कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी, फिर राउ एसेट निकालते हो, फिर आप इनके अकाउंट बनाते हो, ठीक है। और क्या कहता है, और भी कुछ कह रहा है, लीज टर्म एक्सटेंडेड बाय 1 मोर ईयर। लीज टर्म भी बढ़ गई है, लीज टर्म एक्सटेंडेड बाय 1 मोर ईयर अप टू 31/3/2025, IBR है 14%। ये मैं जब क्वेश्चन करूंगा ना, ये उसी टाइम बताऊंगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसी ट्रीटमेंट रह रही है इसकी, ठीक है। यहाँ तक तो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया था, ठीक है। अभी अगला पॉइंट बता रहा है, इसी डेट का एक और पॉइंट ऐड कर रहा है, लीज टर्म एक्सटेंड हो गई है, 1 साल से लीज टर्म और बढ़ गई है अप टू 31/3/2025, ठीक है। IBR है 14%। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको एग्जाम आंसर के जरिए। अभी हम देखते हैं इसका कि सोल्यूशन क्या है, कैसे करना है इसका सोल्यूशन। तो ये आपका ये सोल्यूशन है, लीज लाइबिलिटी अकाउंट आपको बनाना है यहाँ पर, और राउ एसेट अकाउंट बनाना है आपने। बट सबसे पहला स्टेप क्या रहता है आपका, हमने लास्ट वाली क्लास में बात करी थी, सबसे पहला स्टेप आपको कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी अकाउंट निकालना है, ठीक है। लीज लाइबिलिटी निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, ये रहा क्वेश्चन आपका, कितनी लीज रेंटल है आपका, 1 लाख ये रहा फिक्स्ड वाली, और 50,000 वेरिएबल। लास्ट वाली क्लास में हमने बहुत टाइम लगाया था इस पे कि 1 लाख देखो, ये रहा आपका फिक्स्ड वाला, और प्लस कर दो वेरिएबल वाला, प्लस कर दो कोई RVG है क्या, प्लस कर दो कोई परचेज ऑप्शन है क्या, फिर डिस्काउंट करते थे हम, फिर हमारा लीज लाइबिलिटी आती थी। तो अभी तो देखो 1/4/2019 कमेंसमेंट पे खड़े, इन पॉइंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है आज के दिन पे। तो हम यहाँ पर देखें तो आपका 3 साल की आपकी लिस्ट टर्म है, 3 साल के लिए आपको 1.5 लाख रुपये हर साल देने हैं, उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ पर देखो नीचे निकाल रखे, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट आप इसको देख लेना, इजीली समझ भी आ रहा है। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए आपका लीज रेंटल है, कितना फिक्स जितना था, वेरिएबल फिक्स 3 साल के लिए था, और आपका यहाँ पर 10% के हिसाब से जो कि ओरिजिनल रेट था डिस्काउंट कर रखा है, इतने आपकी बन रही है लीज लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि कब पे करा है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं लास्ट में पे करा होगा, ईयर एंड पे करा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 0.9091 ले रखे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में होता तो हम यहाँ पर 1 लेते, फिर नीचे फिर पॉइंट ऐसे डिवाइड करके जो भी आता फिर 9091 वैसे करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लीज लाइबिलिटी आ गई। अब क्या करते हो आप, इतना तो समझ आ गया आपको लीज लाइबिलिटी, और कोई ऐसा पॉइंट खास है नहीं यहाँ पर। तो आपका राउ एसेट भी यही सेम ही रहेगा, राउ एसेट भी यही है, लीज लाइबिलिटी भी आपकी यही है। तो लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हो, सबसे पहली जनरल एंट्री क्या करते हो ये सोचो। सबसे पहली एंट्री लीज लाइबिलिटी, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, लीज लाइबिलिटी निकालते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या मारते हैं हम, राउ टू LL। तो 372,960 आपको 900 यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दो 372,900 राउ टू LL बन गया। और यही सेम राउ में भी रहेगा, राउ टू LL 372,900, बट डिफरेंस इतना है कि राउ में आप डेप्रेशन लगाते हो और यहाँ पर
FC क्या है, फाइनेंस चार्ज लगा। तो फाइनेंस चार्ज को क्या रेट होता है इसका, कुछ अलग से रेट लेंगे नहीं, वही रेट है जो आपने अभी हम बात कर रहे थे, जिस रेट से डिस्काउंट करा हुआ है वही रेट है यहाँ पर 10%। ठीक है, जिस रेट से आपने इसको डिस्काउंट करा है उसी रेट से आपने इसको फाइनेंस चार्ज लगा रखा है। ठीक है, तो पहले ईयर एंड पे करा है तो पूरे साल का लगेगा इस पर 372,900 पे 10% पूरे साल का लगेगा। क्यों पूरे साल का, क्योंकि ईयर एंड पे करा है। ठीक है, और पे कितना करना है आपने, पेमेंट तो यहाँ दिखा रखी है, 1.5 लाख रुपये पे करने। ठीक है, अगर इसमें और भी कुछ होता वो भी ऐड कर देते, RBG PO वगैरह, परचेज ऑप्शन वगैरह, तो वो भी ऐड कर देते, बट इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, CD बचा यहाँ पर, CD बन गया आपका BD। ठीक है, 1/4/2020 आ गई, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया आपने, CD बना, यहाँ BD बन गया। ये तो कुछ है नहीं, यहाँ तो डेप्रिसिएशन ही लगाना होता है ना, यहाँ पर फाइनेंस चार्ज लगाना होता है। तो यहाँ पर आपका ये बैलेंस आ गया। अब 1/4/2020 को कुछ था ना, हाँ यहाँ पे देखो क्या था, वेरिएबल रेंट चेंज टू 52,000, IBR है 11%। अब वेरिएबल रेंट तो चेंज हो गई है 52,000, मतलब आपने 1 लाख तो देने ही थे, अब 50,000 की जगह 52,000 देने हैं फॉर द रिमेनिंग 2 ईयर्स, क्योंकि लीज टर्म तो 3 साल की ही है ना, अभी लीज टर्म तो 3 साल की है, 1 साल तो हो गया, अब 2 साल बचे हैं। अब 2 साल के लिए आपको 1,52,000 और 1,50,000 दोनों साल में देना है। ठीक है जी, बट आप डिस्काउंट कौन से रेट से करोगे, क्या 11% से करोगे? देखो ये है क्या, हमने स्टार्टिंग से इसको पहचान लिया था, ये है लीज रीमेजरमेंट। लीज रीमेजरमेंट होता है तो आप इसको कौन से वाला लीज रीमेजरमेंट है, रीजन देखना पड़ता है। अब रीजन कौन सा था, ये वाला ऊपर वाला रीजन था, लीज चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स पेमेंट वाला रीजन था, तो आप इसको ओरिजिनल रेट से डिस्काउंट करते थे, है ना। तो अब यहाँ पर आपको एक और वर्किंग नोट बनाना है, कौन सी डेट को बनाना है, 1/4/2020 को। तो क्या क्या है, 2 साल बचे हैं अब, है ना, स्टार्टिंग में खड़े हैं क्योंकि, तो 1 लाख और 52,000 आपका चेंज हो गया क्योंकि रेंट पहले 50 था। तो इसको किस रेट से डिस्काउंट करना है, 10% से, ओरिजिनल वाले से ही, नया वाला तो ऐसे ही बेकार में दे रखा है, ओरिजिनल वाले से ही डिस्काउंट करना है। आपका आ गया लीज लाइबिलिटी फॉर द रिमेनिंग 2 ईयर्स, टोटल लीज लाइबिलिटी 263,720। आपके बुक में कितनी दिखा रहा है लीज लाइबिलिटी, 260,190, जो कि आपकी होनी चाहिए 263,720। भाई अगर आप इसके हिसाब से देखो तो इतनी होनी चाहिए ना, आपने तो इतनी दिखा रखी है, तो इतने से बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, क्या एंट्री करोगे आप, ये एडिशनल लीज लाइबिलिटी आपकी आ रही है, तो क्या करोगे इसको, राउट टू LL, यही तो वहाँ पर लिखा था हर जगह पर कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है। एडजस्टमेंट जो बात कर रहा था ना मैं यहाँ पर, एडजस्टेड लीज लाइबिलिटी, एनी चेंज इन लीज लाइबिलिटी एडजस्टेड इन राउ एसेट, या तो राउट टू LL हो जाएगा या तो LL टू राउ हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है आपका, यहाँ पर कितने से बढ़ाना है, 3530 से आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, 3530 से। तो कैसे बढ़ाओगे इसको, राउट टू LL, बढ़ाना होता तो इस साइड दिखाओगे, घटाना होता तो इस साइड दिखाओगे। तो इस केस में आपको आपकी लाइबिलिटी बढ़ानी है तो ये वाली एंट्री रहेगी। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, एक तो यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर CD से BD बन गया था, और ये वाली एंट्री आप यहाँ पर कर दोगे। पहले ऊपर वाली देख लेते हैं कैसे और क्या करना है ऊपर वाली एंट्री में। 1/4/2020 बिगिनिंग में आपने वाली एंट्री कर दी, तो आपका ये टोटल हो जाएगा आपका 263 आएगा, 26 यहाँ पर हमने लिखा था 263,720। इस अमाउंट पे अब आपने लगाना है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस चार्ज कह लो, जो भी कह लो। तो आपको यहाँ पर फाइनेंस चार्ज किस पे लगाओगे, 263,720 इस अमाउंट पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फाइनेंस चार्ज लगाया, रेट वही है 10%, बट अमाउंट कौन सा है, जो अभी हमने रिवाइज करके निकाला है। और आपका यहाँ पर बैंक में कितने पे करोगे, इस बार 152 पे कर दोगे और आपका बैलेंस CD बन जाएगा, और ये आपका CD जो है वो BD बन जाएगा। ठीक है, अब आ गए हम 1/4/2021 में। ठीक है, 1/4/2021 में आ गए। अब नीचे वाला भी साथ साथ देख लेते हैं क्या करना था। यहाँ पर पहले साल तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी पहले साल। अब दूसरे साल क्या है, CD BD बन गया था, अब और हमने लीज लाइबिलिटी एडिशनल आ गई। अब हमारी राउ एसेट बढ़ गई ना, देखो पहले दिन ही बढ़ गई हमारी राउ एसेट। तो लास्ट में जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। अभी तक क्या था, यहाँ पर 372,900 था, डिवाइड बाय 3 करते थे, 3 साल में इतने लगाने वाले थे, आप डेप्रिसिएशन करने वाले थे तीनों साल में स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। बट अब आपकी 3530 से राउ एसेट बढ़ गई है, एसेट बढ़ गई है ना, फिक्स एसेट बढ़ गई है। तो आपको ये जितना भी टोटल बनता है इसका, उसको डिवाइड करोगे 2 से, आधा यहाँ पर आ जाएगा, आधा अगले साल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे CD बन गया, CD जो आपका यहाँ पर BD उतार के 1/4/2021 पे अब आ गए। तो 1/4/2021 दोनों जगह आ गया। अब देखते हैं 1/4/2021 को क्या हुआ। लेसी विल ऑप्ट फॉर लीज, IBR 12%। लेसी विल ऑप्ट फॉर लीज, IBR है 12%। अभी हमने देखा था लीज रीमेजरमेंट वाला केस था, अगर लीज टर्म चेंज हो जाता है तो आप उसको लीज रीमेजरमेंट ही कहोगे, बट ये सिग्निफिकेंट चेंज है, तो आपको इसमें नए वाला रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम एक और अकाउंट बना, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी 1/4/2021 को दोबारा से निकालोगे। देखो भाई आखिरी साल है,
21-22 वाला आखिरी साल था, अब इसने आखिरी साल में आके 2 साल के लिए और ले लिया उस जगह को, ठीक है, लीज, जो कि ओरिजिनल एग्रीमेंट में भी था, बट उसने उस टाइम सर्टेन नहीं था, अब सर्टेनिटी इसकी अराइज हो गई, कह रहा नहीं मुझे लेना है ये लीज रीमेजरमेंट ही, क्योंकि ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट में भी था आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने 2 साल के लिए और लेना है। 152 ये इसकी लाइबिलिटी रहेगी 3 साल की। न्यू रेट से डिस्काउंट करना, ये सबसे ज़रूरी है, न्यू रेट से डिस्काउंट करके आपका ये आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ थी। 365076 होना चाहिए आपकी बुक्स में, है कितना 138092 ऑन 1/4/2021, इतना ही है, ठीक है। तो आपको एडिशनली कितना बुक करना पड़ेगा 226984, हमने वहाँ बात करी थी, एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, राउ एसेट से एडजस्टमेंट होगी। तो यस यही करा हुआ है यहाँ पर आपका 138092 तो था ही, आपने एडिशनली और कितना बुक करना है 226984 बुक करना है, और आपने फाइनेंस चार्ज कितने परसेंट पे लगाना है 12% पे, जो कि नए वाला रेट था, है ना, क्योंकि लीज रीमेजरमेंट है बट यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज था, इसलिए हमने इसको नए वाले रेट से, डिस्काउंट भी नए वाले रेट से करा और यहाँ पर फाइनेंस चार्ज भी नए वाले रेट पर लगाया हमने, ठीक है। इन दोनों का टोटल जो भी होगा उस पर 12% लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर आपने 152 पे कर दिए, ये आपका CD आ गया और ये CD बन गया आपका BD, ठीक है। अब नीचे भी यही है, नीचे तो कुछ नहीं है, आपका जो CD BD बन गया था इस पे आपका बच गया 126। अब इसमें एक बात आती है, क्या है वो, अभी हमने यहाँ पर एक एंट्री करी, राउ टू एल एल 226984, ठीक है, 21-22 वाला साल चल रहा है, 1/4/21 को वाली एंट्री करिए। क्या वाली एंट्री यहाँ भी होनी चाहिए थी, हाँ बिल्कुल यहाँ भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर भी 1/4/2021 को क्या एंट्री करोगे, वहाँ राउ टू एल एल था, यहाँ पर ऐसे बनेगी 2LL, कितना अमाउंट आएगा जितना वहाँ लिखा है बस सेम यहाँ पर लिखना है आपने 226984, क्योंकि अगर LL बढ़ा है तो आपका राउ भी बढ़ा है ना। तो आपका राउ, अब ये टोटल इतना राउ हो गया आपका स्टार्टिंग में, है ना। अब डेप्रिशिएट कितने साल के लिए डेप्रिशिएशन लगाना है आपको इस पर, ये भी तो देखो पिछले कितना टाइम रहता है, अभी आपका 3 साल के लिए डेप्रिशिएशन लगाना है, ठीक है। तो 3 साल, अब इसका जो टोटल है उसको 3 से डिवाइड करके डेप्रिशिएशन लगा देंगे हम यहाँ पर, डेप्रिशिएशन हम यहाँ पर लगा देंगे। काफ़ी आसान सा चीज़ है, यहाँ पर डेप्रिशिएशन कैसे आएगा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कैलकुलेट करने की। और ये डेट कौन सी है, यहाँ पर डेट भी आप लिख सकते हो, 31/3/2022 को आपने यहाँ पर डेप्रिशिएशन लगाया, और ये बैलेंस शीट आ गया आपका 31/3/2022 का ही बैलेंस शीट आ गया, और ये आपका बैलेंस शीट जो है वो बन जाएगा आपका BD। अब आते हैं हम 1/4/2022 पे, आइए देखें 1/4/2022 में क्या एंट्री थी। लेसी फिक्स रेंटल रिड्यूस्ड बाय 5000, इसको हम क्या कहते थे, मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन क्या होता था, आप यार दोबारा से देखो कुछ भी चेंज हो रहा है, आप लीज लायबिलिटी दोबारा निकाल ही रहे हो, और सोचना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये सोचना पड़ रहा है कि भाई रेट कौन सा लेना है, ओरिजिनल रेट लेना है या रिवाइज रेट लेना है। लीज लायबिलिटी तो दोबारा निकालनी पड़ेगी। हो कह रहे हैं यहाँ पर ओरिजिनल जो आपका 1 लाख रुपये था वहाँ पर 95,000 आ जाएगा, तो 1/4/2022 पे आ जाते हैं आपका यहाँ 95,000, क्योंकि 2 साल ही बचे हैं अब, है ना। लीज टर्म तो चेंज नहीं हुई है, लीज टर्म तो उतनी ही है, 2 साल बचे हैं। आप यहाँ पर 95,000 आपका यहाँ आएगा, और रेट कौन सा लेना है, मॉडिफिकेशन है ना, ये मॉडिफिकेशन में तो न्यू वाला रेट लेना पड़ेगा, रिवाइज वाला। यहाँ से आपने निकाला 245,211, इतना होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो रेंट कम हो गया है ना, तो आपका लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और आपने ओरिजिनली इतनी दिखा रखी है, अब आपको इतने से अपनी घटानी पड़ेगी, राउ एसेट भी घटाओगे, लाइबिलिटी भी घटाओगे। तो यहाँ पर आपने देखो दोनों चीज़ें घटा रखी होगी, इस बार इम्पैक्ट इस साइड आएगा। कैसे, LL टू राउ, एडजस्टमेंट तो मैंने बोला ही था राउ में होनी है, हर किसी में लिखा था एडजस्टमेंट इन राउ। तो क्या है, LL टू राउ, जब देखो एसेट आ रही है तो आप लिखते हो ना फिक्स एसेट डेबिट, जा रही है तो लिखते हो 2 फिक्स एसेट, हाँ, तो यहाँ पर वैसा ही है, तो जा रही है तो 2 में आएगा 2117674, ठीक है। और आपका यहाँ पर इतना करने के बाद फाइनेंस चार्ज कितने पे लगाओगे, 256,885 माइनस, इसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसका 13% क्या है, ये आपका न्यू वाला डिस्काउंट रेट। मॉडिफिकेशन है ना, तो यहाँ पर नए वाला डिस्काउंट रेट लेना होता है, तो 13% आपने वहाँ भी 13% लिया था, यहाँ भी 13% लोगे। फाइनेंस चार्ज लगा दोगे आप, पेमेंट कितनी करोगे, इस बार 147 पे करेंगे, क्योंकि 5,000 से कम हो गया ना लाइबिलिटी। बैलेंस शीट बचेगा, बैलेंस शीट जो है वो BD बन जाएगा आपका 1/4/2023 पे आ गए। सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। आप आई होप आप राउ एसेट में इजीली ट्रीटमेंट इसकी कर पाओगे। हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम 1/4/2023 पे। 1/4/2023 में क्या क्या हो रहा है, एक तो ये ऊपर वाली लाइन तो पढ़ी थी हमने, बट इसका तो एडिशनल इससे रिलेटेड तो है नहीं कुछ भी, है ना, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। ये नीचे वाली लाइन पे हम देखते हैं क्या है, कह रहा है लीज टर्म एक्सटेंड हो गई है बाय 1 मोर ईयर अप टू 31/3/2025, IBR है 14%, ठीक है। अभी इसकी बात मैं बाद में करूँगा, पहले इसकी बात करता हूँ। लीज टर्म एक्सटेंड हो गई है बाय 1 मोर ईयर, है क्या है, पहले तो लीज मॉडिफिकेशन है या लीज रीमेजरमेंट है। लीज देखो ओरिजिनली एग्रीमेंट में तो कुछ था नहीं ऐसा, बाद में चल के चेंज कर दिया इसने।
इंक्रीज इन स्कोप है या डिक्रीज इन स्कोप है? ये इंक्रीज इन स्कोप है, इंक्रीज इन स्कोप है और लीज टर्म इसमें क्योंकि ऐड हो गई है। हमने यहाँ पर रीज़न देखा था कि भाई इंक्रीज इन स्कोप कब कब कहते हैं हम इंक्रीज इन स्कोप, दो रीज़न होते थे, या तो फिर एडिशनल एसेट आपकी आ गई हो या फिर आपका एडिशनल लीज टर्म ऐड हो गया हो। यहाँ पर लीज टर्म ऐड हो गया तो आपका रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालोगे यूजिंग रिवाइज्ड रेट। तो यहाँ पर 1/4/2023 में आप आ जाओ, यहाँ पर आप देखो कैसे बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4/2023 है, ये कैलकुलेट करना है आपको, रिवाइज लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, रिवाइज लीज लायबिलिटी जिसको आप कहते हो। रेंट तो उतना ही है ना। लास्ट में देखो आप 1/4/2023 पे खड़े हो, 95,000 प्लस 52,000 रेंट इस साल देना था। आपने कहा मुझे एक साल के लिए और दे दो ये वाला, तो 24-25 भी आ गया, आपका लीज टर्म हो गया। तो आपका 14% के हिसाब से इसको डिस्काउंट करोगे, जो कि नया वाला आपका रेट है। अभी हमने पढ़ा था ना, जब आपका नया वाला मॉडिफिकेशन आपका इंक्रीज इन स्कोप हुआ है, इंक्रीज इन स्कोप हुआ है, ठीक है, एक साल के लिए एडिशनल आपने वो ले लिया है, तो कुछ नहीं करना। नॉर्मली जैसे आप लीज लायबिलिटी निकालते थे, लीज लायबिलिटी ही निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। बट क्या है, इसको रिवाइज लीज लायबिलिटी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अभी तक तो हम इतना ही चल रहे थे, बट अब एक साल और ऐड हो गया तो हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। अब हमारी लायबिलिटी इतनी बनती है, इतनी नहीं है, ये हमने बुक्स में दिखा रखा था, तो जो दिखा रखा था वो तो बुक्स में रहेगा ही, इनका जो डिफरेंस है वो एडिशनल हम यहाँ पर और दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आओ देखते हैं क्या कैसे करना है हमने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई रिवाइज लीज लायबिलिटी कितनी हो रही है, 242,019 माइनस कर देंगे ओरिजिनल वाली जो हमने ऑलरेडी बुक कर रखी है। तो डिफरेंस जो है राउ टू LL यहाँ पर 1,111,931 आ गया। फाइनेंस चार्ज जो भी आपका नया वाला रेट है, क्योंकि मॉडिफिकेशन है ना, नए वाले रेट से आपको यहाँ फाइनेंस चार्ज लगाना पड़ेगा और आप बैंक में पे करोगे, आपका टू बैलेंस CD यहाँ बचेगा। फिर अगले साल इसको BD करके फाइनेंस चार्ज यहाँ पर लगा के आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ तक ही कर रखा है, आप चाहो तो एक साल का और भी बना सकते हो। आपके 31/3/2025 को लायबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी इजी था। तो रीज़न कई सारे हो सकते हैं, बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने हर साल लीज लायबिलिटी दोबारा से निकाली है। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूं, क्योंकि इस चीज़ का तो ट्रीटमेंट अभी मैंने बताया ही नहीं है, बताना ही भी क्या है, इसमें लीज लायबिलिटी अकाउंट और राउ एसेट अलग से बनाना है आपको। इतना सा पढ़ लिया आपने, अलग से इसकी सब चीज़ें ट्रीटमेंट होनी है। अभी समझो कि ये है ही नहीं, तो आप क्या करते हैं, अभी ओरिजिनली आपका जो चल रहा है क्वेश्चन, उसमें क्या करते हैं, इसमें लास्ट में लिखा है कि लीज टर्म एक्सटेंड हो गई है बाय 1 मोर ईयर अप टू 31/3/2025। तो आप पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ये एडिशनल इसने लीज टर्म लिया है, इंक्रीज इन स्कोप है और मॉडिफिकेशन है, तो आपको इसमें रिवाइज लीज लायबिलिटी इस डेट को भी निकालनी पड़ेगी। क्या करोगे, एक साल एडिशनल, एक साल है, एक साल और ऐड करके यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखो निकाल रखा है, एडिशनल एक साल और ऐड करके यहाँ पर रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल रखी है। और जो हम एडजस्टमेंट अब तक करते आ रहे थे वैसे ही एडजस्टमेंट करा। अब लास्ट वाला पॉइंट जो बचता है आपका, लीज एडिशनल रूफ रेंट है, 15,000 रुपये उसका किराया है और 2 साल के लिए लिया है, दिस इज एट मार्केट प्राइस। तो हमने कहा इसको सेपरेट लीज ट्रीट करना है, सेपरेट मानो इसको बस, और क्या। राउ एसेट है और पहले आप क्या बनाते हो, एंट्री क्या रहेगी, राउ टू LL एंट्री रहेगी इसकी। कैसे करते हो इसमें, लीज लायबिलिटी कैसे निकालोगे, इसमें लीज लायबिलिटी यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी फॉर न्यू लीजेस। अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ये अलग से जो पॉइंट था उसकी ट्रीटमेंट देख रहे हैं हम, दोबारा से न्यू लीज निकालेंगे। वहाँ अभी तक तो रिवाइज आ रहा था, अब आएगा क्या, न्यू लीज, है ना, न्यू लीज है। लीज लायबिलिटी कैसे आएगी, 15,000 लीज रेंटल था, 14% के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्काउंट करके आपको 24,700 है। एंट्री क्या रहेगी, राउ टू LL, है ना। तो यहाँ पर न्यू आप देख सकते हो, LL न्यू नया अकाउंट है क्योंकि, है ना, पुराने वाले से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो राउ टू LL 24,700 आपने बैंक में कितने पे करने हैं, यहाँ पर 15,000 बैंक में पे करने हैं, 24,700 पे आपको कितने परसेंट यहाँ पर जो इस पर फाइनेंस चार्ज करोगे, 14% पे फाइनेंस चार्ज आपका यहाँ पर आ जाएगा। बैलेंस CD अगले साल भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करना है इसका। और राउ एसेट भी देख लेते हैं, 24,700 था, आपका डेप्रेशन लग जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देना, बैलेंस शीट बच जाएगा, उसको नीचे लेके जाओगे, अगले साल भी ऐसी सेम ट्रीटमेंट है। कुछ भी नहीं था, न्यू लीज थी, न्यू लीज को आपने अलग मानना है। क्यों अलग मानना है, अभी हमने पीछे वाले चार्ट से देखा ही था कि अगर ऐसा रीज़न हो तो आप इसको अलग से मानते हो। तो ये तो आपका एग्जाम्पल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, कई सारी एडजस्टमेंट इसमें थी जो हमने आज वाले पीछे से देखी थी, जो यहाँ पर आके क्लियर हुई। ये वाला एग्जाम्पल तो आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली क्लास में और कोई एग्जाम्पल तो नहीं कराया था, बट अब मैं जनरली आपको एग्जाम्पल ही करवाता हूँ, क्वेश्चंस नहीं करवाता, बट आज वाली क्लास में क्वेश्चंस कराना जरूरी है, क्योंकि इंक्रीज इन स्कोप और डिक्रीज इन स्कोप पेपर में आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, वाले 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आपका यहाँ पर डिक्रीज इन स्कोप है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन कराने बहुत ज़रूरी है। पहले हम 35 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन है 37। तो इन दोनों का भी क्वेश्चन आपको नीचे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी वाला, दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये करते हैं सबसे पहले, उसके बाद दूसरे वाला करेंगे।
तो चलिए जी, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं यहाँ से, फिर समझ भी लेंगे इसको। क्या कहते हैं क्वेश्चन? लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। द एनुअल लीज पेमेंट आर 50,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी readily determined. Lessee's incremental borrowing rate at the commencement date is 6%. At the beginning of year 6, lessee and lessor agrees to amend the original lease to reduce the office space to only 2500 square meters of the original space starting from the end of first quarter of year 6. The annual fixed lease payments from year 6 to year 10 are 30,000. Lessee's incremental borrowing rate at beginning of year 6 is 5%. How should the said modification be accounted for? तो ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, एक बार समझ भी लेते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा लेसी ने एंटर करा 10 ईयर लीज, 5000 स्क्वायर मीटर लिया ऑफिस स्पेस, एनुअल लीज जिसकी थी 50,000 रुपये, और वो जो कि हर साल के एंड में पे करनी थी। और जो इंटरेस्ट रेट जो था यहाँ पर नहीं दिया गया, तो IBR ले लेंगे। IBR कितने, सेकंड प्रेफरेंस IBR की लेती है, पहले ही हमने देखा था ये। तो कमेंसमेंट में IBR है 6% का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 10 साल की लीज़ है। हम जानते हैं क्या करना है, लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है, राउ एसेट अकाउंट बनाना है, और दोनों को 10 साल तक दिखाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कहता है, बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर में क्या हुआ, लेसर और लेसी ने एक एग्रीमेंट करा। क्या एग्रीमेंट था उसमें कि आपका जो स्पेस है 5000 से अब 250 हो जाएगा, मतलब 2500 हो जाएगा। 5000 स्क्वायर मीटर से 2500 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, और जो रेंट है वो 50,000 से 30,000 हो जाएगा। ये तो नाइंसाफ़ी है, बट है तो क्या करें। 5000 से वो आधा कर दिया उसको, लेकिन आधा नहीं करा उसको, 30,000 कर दिया, ठीक है। अब इसको आपको अकाउंट फॉर करना है। अब हम पहले तो बात की मॉडिफिकेशन है या रीमेजरमेंट है, साफ साफ समझ आ रहा है मॉडिफिकेशन है, और कौन से वाली, डिक्लाइन इन स्कोप वाली मॉडिफिकेशन है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर भी लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कैसे करना है। डिक्लाइन इन स्कोप वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा भी था अभी मैंने कहा था यहाँ से अभी समझ नहीं आएगा, अभी पीछे दोबारा से देख लेते हैं। डिक्लाइन इन स्कोप होता है तो करना क्या होता है एग्जैक्टली, 1 मिनट लगेगा। क्या होता है, कहता है रिड्यूस प्रो राटा बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी एंड राउ एसेट। तो ये क्या कहना चाहता है, जैसे हम इस एग्जांपल पे देख रहे हैं अभी कि उसने 50,000 रुपये रेंट पे लिया है 5000 स्क्वायर मीटर का स्पेस। 5 साल बाद देखो, जब पहले दिन इसने 50,000 रुपये देकर 50,000 पे इन्होंने एग्रीमेंट करा है कि 50,000 रुपये हमारा रेंट रहेगा 10 साल के लिए। प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी इसने, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली होगी, उस पर एंट्री करी होगी इसने लीज लायबिलिटी अकाउंट में, राउ एसेट डेबिट टू LL, है ना। अब क्या है, 5 साल बीत गए हैं। अब 5 साल जब बीत गए हैं तो उसकी एक CD वाली वैल्यू आ रही होगी एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, दोनों में ही, राउ एसेट में भी वैल्यू आ रही होगी और उसमें लीज लायबिलिटी वाले में भी आपकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर। नॉर्मल ऐसा चल रहा था, बट ईयर 6 की बिगिनिंग में हमने ये करा। अब क्या कर दिया हमने कहा कि भैया हमें जो एसेट है हमारी वो कर दो आधी, और रेंट उसने कर दिया 30,000, ठीक है, रेंट 50 का 30 कर दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखा है रिड्यूस प्रो राटा बुक वैल्यूज। देखो बुक वैल्यू अभी आपकी लीज लायबिलिटी में कुछ लायबिलिटी आ रही होगी एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। अब आपको उतने तो पे नहीं करने ना, क्योंकि जब जगह आधी हो गई है तो रेंट भी तो आपका 30,000 हो गया है। अब 30,000 के हिसाब से आपको अगले 5 साल तक 30,000 रुपये देने हैं 5 साल तक, है ना। उसको आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लेके आओगे उसकी। अब वो आपने ऐसे लायबिलिटी रिड्यूस कर दी, ऐसे ही आपको एसेट भी रिड्यूस करनी है अपनी। एसेट कितनी रिड्यूस करनी है, एसेट तो आधी हो जाएगी। देखो आपने आधी तो डेप्रिशिएट कर ही दी होगी, अब आधी और डेप्रिशिएट करनी बाकी होगी। देखो 5 साल हो गए हैं तो आधी डेप्रिशिएट कर चुके होगे आप राउ एसेट, जो भी वैल्यू अब वहां पर होगी उसकी 50% और डेप्रिशिएट करने वाले थे आप, है ना। बट आपका वो डेप्रिशिएट अब नहीं करोगे, क्योंकि वो जगह ही जब आधी हो गई है तो आपकी राउ एसेट भी तो आधी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये दोनों आपके प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आता है, फॉर एग्जाम्पल लीज लायबिलिटी आपने एक रिड्यूस करी है और राउ एसेट रिड्यूस करी है, अगर दोनों सेम नहीं होते, अगर दोनों सेम नहीं होते, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो क्या करोगे आप, जो भी डिफरेंस रहता है वो गेन और लॉस और मॉडिफिकेशन में जाएगा। अभी हम सॉल्यूशन में से देखेंगे। अब बाकी क्या बचता है, अब आपको 30,000 देने हैं, बैलेंस लीज रेंटल जो 5 साल में 30,000 रुपये देने हैं, उसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो नए रेट पे निकालोगे, जो भी रिवाइज रेट होगा आपको न्यू लीज लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब हम एक बार सॉल्यूशन देखते हैं, वहाँ से समझेंगे, वहाँ से और आपको अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका। तो क्या था, 50,000 रुपये देने थे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 आपको देने थे हर साल के एंड में। और क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5वें साल की बिगिनिंग में
हमने कहा कि भाई हमें तो अब इतना ठीक है हो गया, अब हमने कहा उन्हें कि अब हमें चाहिए, अब हमारा स्पेस आधा कर दो, स्पेस गिरा दिया उन्होंने, 25,000 से आधा कर दिया और हमारा रेंट जो है 50,000 का हो गया 30,000, सिंपल सी चीज़ है। और हमारा जो पहले वाला IBR था, पहले वाला आपका था 6% था, पहले वाला 6% था, नए वाला जो IBR है वो 5% है, बुक में दे रखा है। पुराने वाला जो IBR था 6%, अब वाला IBR है 5%। आपको पता ही है जब मॉडिफिकेशन होती है तो नया वाला यूज़ करते हैं हम रेट, ठीक है। जो इस साल के बाद की जो चीज़ें रहेंगी उन पर नया वाला रेट लगाएंगे, उससे पहले वाले पे पुराने वाला रेट लगेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको अकाउंट फॉर करना है। कैसे करेंगे अकाउंट फॉर, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वर्किंग दे रखी है, वर्किंग देखते हैं क्या है वर्किंग में, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा पूछा हुआ है, हाउ विल द सेड मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड फॉर, कैसे आप इस मॉडिफिकेशन का अकाउंट फॉर करोगे। आपको इनिशियल स्टेज से कुछ नहीं पूछा गया, आपको यहाँ मॉडिफिकेशन जब हुई है ना 6th ईयर के बिगिनिंग में, तो उस टाइम का पूछा गया है। तो लेकिन ये वर्किंग जरूरी है, उस डेट तक पहुँचना पड़ेगा ना आपको, उस डेट को आपका LL कितना है और राउ कितना ये पता लगाना पड़ेगा। और कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। तो आप एज्यूम करोगे आप पहले दिन खड़े हो, 50,000 आपकी रेंट देना, 6% आपका IBR है, 10 साल का फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू आप ऐसे निकाल लोगे बड़े आराम से, PVAF से कर लोगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद आप लीज लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी और मॉडिफिकेशन, इसके लिए आप अकाउंट भी बना सकते थे वैसे, और ये शीट भी बना सकते थे, शीट से कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है। 368 ये प्रेजेंट वैल्यू थी, हर साल का आपने फाइनेंस चार्ज इस पर करा और जितना आपने पेमेंट करी है इसकी, है ना, पेमेंट करके माइनस करके लास्ट में आपका 5th ईयर के एंड में 6th ईयर के बिगिनिंग में ये बैलेंस बचा आपका। LL पता चल गया आपको कितना था ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ऐसे ही आपको राउ भी पता लगाना है, राउ कितना रहेगा आपका, इतना था। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रेशन लगाना है, 5 साल का डेप्रेशन कितना रहेगा, इतना। तो 6th ईयर के बिगिनिंग में आपको राउ भी पता चल गया, LL भी पता चल गया। अब कैसे करना है, अब वही वाला पुराने जो अभी हमने देखा है ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कैसे करना होता है। पहले तो प्रोपोर्शनेटली दोनों को गिरा दो, एसेट को भी गिरा दो और लाइबिलिटी को भी गिरा दो, ठीक है। आपकी लाइबिलिटी कितनी है अभी, 210,613 ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इतनी लाइबिलिटी है, और ये राउ एसेट कितनी है 184,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसको गिराते हैं। तो आपकी पहले एसेट को देखते हैं, चलो 184,000 आपने एसेट दिखा रखी है एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, ठीक है। अब आपके पास एसेट फॉर द रिमेनिंग 5 ईयर्स कितनी रह गई है, 2500 स्क्वायर मीटर आपने एसेट का एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे पूरी नहीं चाहिए, 2500 स्क्वायर मीटर ही चाहिए, तो मतलब 50%। तो आपकी एसेट अब कितने से आप गिरा दोगे, यहाँ पर 92,000 आपके हाथ से एसेट चली गई, ठीक है। अब लाइबिलिटी भी गिरानी है, लाइबिलिटी है कितनी आपकी, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, देखो रिडक्शन इन लाइबिलिटी क्या है, 50,000 आपने देने थे, ठीक है, 50,000 आपने देने थे, लेकिन अब कितने देने, 30,000 देने हैं। तो कितने से लाइबिलिटी कम हो गई, 20,000 से लाइबिलिटी कम हो गई। अब 20,000 जो आपको अगले 5 साल में देने थे, 5 साल में आपको देने थे, ओरिजिनल रेट के हिसाब से आप इसको डिस्काउंट कर देंगे। कौन से रेट के हिसाब से, ओरिजिनल रेट के हिसाब से डिस्काउंट करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर मॉडिफिकेशन डेट पे आप इसको जब रिड्यूस करो तो ओरिजिनल रेट, अरे देखो ना 50,000 को आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी तो ओरिजिनल रेट से ही निकाली थी ना, यहाँ पर PV जब निकाला था ओरिजिनल रेट से ही निकाला था। तो यहाँ पर भी ये जो मांग रहा है आपसे रिडक्शन इन वैल्यू, इसको अब 20,000 जो आपके कम हो गए, 50,000 देने थे अब 30,000 देने पड़ेंगे, तो इसको आप ओरिजिनल रेट लेंगे जो 6% दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपकी ये वैल्यू पता चल जाएगी आपको, प्रेजेंट वैल्यू आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एसेट इतने से कम हुई लेकिन लाइबिलिटी इतने से कम हुई, लाइबिलिटी 84,000 से कम हुई लेकिन एसेट आपकी 92,000 से गिर गई। तो आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको मॉडिफिकेशन पे, क्योंकि आपकी एसेट आपका देखो ना, लाइबिलिटीज इतने से कम हो रही है, एसेट इतने से कम हो रही है, तो आपको ये लॉस है, ठीक है। तो आपको डिक्लाइन, अब इसमें एंट्री कैसे करनी है, देखो आप जब रिकॉग्नाइज करते हो इसको तो लिखते हो राउ टू LL, है ना। अब इसको डी रिकॉग्नाइज करना है आपको, तो LL टू राउ लिखोगे, तो यहाँ लिखा हुआ है LL टू राउ, बट अमाउंट सेम होता है। यहाँ पर डिफरेंस किसका है, लॉस ऑन मॉडिफिकेशन का। आपकी लाइबिलिटी तो इतने से कम हुई है, एसेट कुछ ज़्यादा ही से कम, ज़्यादा अमाउंट से कम हो गई है, तो आपका यहाँ लॉस ऑन मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो लॉस ऑन मॉडिफिकेशन आप ये जनरल एंट्री है जो आपने डिक्लाइन इन स्कोप पे करनी होती है, ठीक है। हो सकता था यहाँ पर प्रॉफिट भी आ सकता था, बट यहाँ पर लॉस है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में चला जाता, ठीक है। अब एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट में क्या करना है आपको, रिवाइज लीज लाइबिलिटी निकालनी है। देखो आप स्टार्टिंग में आप खड़े हो जब 6th ईयर के बिगिनिंग में, आपने ये तो देख लिया कि आपका इस साल के बिगिनिंग में कितनी वैल्यू है, यहाँ से हमने निकाल लिया कितनी वैल्यू थी, ठीक है। और यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि कितना डिक्लाइन इन स्कोप हो रहा है हमारा मॉडिफिकेशन पे। बट अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि अब फ्यूचर में हमने कितने रुपए पे करने हैं, है ना। तो ये देखते हैं, रिवाइज लीज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन न्यू डिस्काउंट रेट, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ मॉडिफिकेशन केस, ठीक है। तो आपको अब फ्यूचर में
कितने कितने पे करने हैं, 30,000 रुपये पे करने हैं, 5 साल तक 30,000 रुपये पे करोगे, उसकी पीवी निकालनी है, सिंपल एज दैट। 30,000 रुपये आपको पे करने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है न्यू रेट के हिसाब से, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो 30,000 का 5 साल में आपका 5% के हिसाब से इतना अमाउंट आ गया, 129,884 आपको प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन आ गई। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, आपने रिवाइज लीज लाइबिलिटी निकाली बेस्ड ऑन न्यू डिस्काउंट रेट, जो भी आपका लीज रेंटल थे, 30,000 लीज रेंटल थे आपके, 5% के न्यू रेट था, उस हिसाब से आपने निकाल लिया। बट आप एक चीज़ देखो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, 2,21,613 आपकी सिक्स ईयर के बिगिनिंग पे लाइबिलिटी बनती थी, है ना। ये बुक वैल्यू को आपने यहाँ से रिड्यूस कर दिया, हमने पढ़ा था बुक वैल्यू में से रिड्यूस करना होता है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, रिड्यूस प्रो राटा बुक वैल्यू, है ना, बुक वैल्यू में से आपको रिड्यूस करना था, तो बुक वैल्यू 210,613 थी, जिसमें से आपने लाइबिलिटी घटा दी। ठीक है, 20,000 आपने समझ आ गया था, ये वाला भी समझाया था, तो 84,240 आपने लाइबिलिटी घटा दी। तो आपने बुक वैल्यू तो देखो आप, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 126,313। बुक्स में जो आपकी लाइबिलिटी आ रही है अभी, और कितनी आ रही है, 126,313, और आनी कितनी चाहिए, आनी चाहिए 129, तो ये तो कम आ रही है ना। बुक्स में आपकी लाइबिलिटी अभी आपने जो रिडक्शन करके दिखाई इतनी आ रही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये पुराने रेट के हिसाब से, मतलब पुराने जो आपका 6% के हिसाब से डिस्काउंट कर रखा है, इसलिए कम आ रही है। नए वाले को आप 5% से डिस्काउंट करोगे तो इसलिए ज़्यादा आ रही है ना। तो आपको लेकिन ये दिखानी चाहिए, तो आपको जो भी डिफरेंस है ना उतने से और लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो राउ टू एल एल यहाँ पर आपके दोबारा से आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा लाइबिलिटी को, ये वाली एंट्री होगी। तो ये दोनों एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये दोनों एंट्रियाँ समझ आ गई होंगी। अब नाउ इट्स क्लियर कि आपकी बुक्स में लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 129,884, और आपकी एसेट कितने से आ रही है, आपकी 184 में से घटा दोगे आप 92,000, जो भी बैलेंस है वो आपकी एसेट है एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर आपकी एसेट कितनी है, आपका 184 माइनस 92,000, और 210,613 था आपका, है ना, बुक्स में, जिसमें से आपने 84,240 तो घटा ही दिया था यहाँ पर। अब क्या बचता है आपका, अब आपने दिखानी चाहिए थी ये वाली वैल्यू, दिखा रहे हो ये वाली वैल्यू, तो उतने से आपने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। और राउ भी, जब ऐसा होता है तो आपका राउ भी इंक्रीज हो जाता है, ये वाली एंट्री आ जाएगी। अब मांगा तो नहीं है, बट अब फ्यूचर में क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे अगर पूछे तो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में इस मतलब अगर हम बात करें तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब 92,000 की थी आपकी वो, और यहाँ पर इतने से और आपने एसेट बुक करी, डिवाइड बाय 5, स्ट्रेट लाइन मेथड है क्योंकि, और इंटरेस्ट पे कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाओगे, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा दोगे आप यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसमें यही करना था और कुछ नहीं करना। अब आता है आपका डिक्लाइन इन स्कोप पे, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पीछे से कि क्या क्या इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं कराने वाला हूँ अभी। यहाँ पर 37 क्वेश्चन है, इसको पहले हम बुक से रीड करेंगे, उसके बाद कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जो भी तक हमने पढ़ा है उसी को लेके ये क्वेश्चन बना हुआ है। 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। ठीक है, चलो। लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज for 2,000 square meter of office space. The annual lease payment are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. Lessee's incremental borrowing rate at the commencement date is 6% per annum. At the beginning of year 6, lessee and lessor agree to amend the original lease to include an additional 1,500 square meter of space in the same building starting from the beginning of year 6 and reduce the lease term from 10 years to 8 years. The annual fixed payment for 3,500 meter square is 1,50,000 payable at the end of each year. From year 6 to year 8, lessee's incremental borrowing rate at the beginning of year 6 is 7% per annum. The consideration for increase in scope of 1,500 square meters of space is not commensurate with the stand-on price for that increase, adjusted to reflect the circumstances of the contract. Consequently, lessees cannot account for the increase in scope that adds the right to use additional 1,500 square meters of office space as separate lease. How should the said modification, इसमें भी modification की ट्रीटमेंट पूछ रखी है, साफ साफ बता रखा है modification है। ठीक है जी, अब करना क्या है, एक बार समझ लेते हैं इसको। Lessee enter into a 10-year lease for 2,000 square meter, तो 2,000 स्क्वायर मीटर का स्पेस है, 10 साल के लिए लिया है। द एनुअल लीज पेमेंट इज 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एनुअल लीज पेमेंट कितनी है, हर साल 1 लाख रुपए देगा, हर साल के एंड में देगा। ठीक है, टोटल 10 लाख देने हैं, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। IBR इंटरेस्ट रेट दे नहीं रखा था, इम्प्लिसिट वाला IBR दे रखा है, लेकिन एट द कमेंसमेंट तो 6% IBR ले लेंगे, सेकंड प्रेफरेंस इसी की रहती है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 लाख रुपए 10 साल तक, वही अभी जैसे किया था, 1-1 लाख रुपए 10 साल के हैं, और 6% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, लेसर एंड लेसी इन दोनों ने एग्रीमेंट करा ओरिजिनल लीज को अमेंड करने का। ठीक है, कर दो,
इंक्लूड एंड एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इन द सेम बिल्डिंग। अब क्या एग्रीमेंट हुआ कि अभी 2000 था, अब कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, मतलब और स्पेस ले लिया इसने। तो क्या है ये, इंक्रीज इन स्कोप है, इंक्रीज इन स्कोप और स्पेस ले लिया, ठीक है। बट इंक्रीज इन स्कोप में हम देखते थे दो रीज़न हो सकते थे, या तो एडिशनल स्पेस ले लो या तो लीज टर्म आपकी इंक्रीज हो जाए। तो ये पहले वाला रीज़न है, इंक्रीज इन स्कोप में पहले वाला रीज़न कि आपने एडिशनल स्पेस ले लिया। अब एडिशनल स्पेस ले लिया आपने, उसमें हम दो चीज़ें चेक करते थे, क्या ये इसका एडिशनल जो लीज रेंट देंगे ALR, क्या ये SLR के इक्वल है। ALR अगर SLR के इक्वल है, और मैं दिखाता हूँ आपको SLR और ALR की बात जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से, जो हमने देखी थी कि अगर आप एडिशनल कोई इंक्रीज इन स्कोप होता है आपका, तो SLR बोल रहा था, SLP है, ठीक है, स्टैंड अलोन प्राइस। तो ALR क्या होता है, एडिशनल लीज रेंट। SLP क्या होता है, क्या होता है भाई बताओ, स्टैंड अलोन प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइस कौन से वाला स्टैंड अलोन प्राइस, मार्केट वाला, समझाया था अभी मैंने SLP के बारे में। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो भाई सेपरेट मान लो, कोई टेंशन ही नहीं, अलग मान लो। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो आप इसको इसी में ही रखोगे, इसी वाले क्वेश्चन में जैसा चल रहा है चलता रहेगा। बट आपको रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे, सिंपल है, रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालना, न्यू रेट जो भी दे रखा होगा रिवाइज रेट से रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल लेंगे हम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो अगर ALR इज इक्वल टू SLP है तो अलग, नहीं तो ये वाला ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर वही दे रखा है, क्या कहता है कि भाई 1500 स्क्वायर मीटर का स्पेस लिया सेम बिल्डिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 एंड रिड्यूस द लीज टर्म फ्रॉम 10 ईयर टू 8 ईयर। एंड बोल रहा है, मतलब अलग चीज़ बता रहा है, कह रहा है कि एक तो ये बात भी 1500, देखो 2000 से 3500 स्पेस बढ़ा दिया, लेकिन 10 साल का 8 साल कर दिया। और ये सब हो कब रहे, बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर में। 10 साल का 8 साल कर दिया, मतलब 6, 7, 8, अब 3 साल बचे हैं, है ना। तो द एनुअल फिक्स्ड पेमेंट टू द 35, अब देखो 2000 के लिए 1 लाख रुपये पेमेंट थी, और अब जो 3500 स्पेस कर दिया इन्होंने, है ना, 2000 से 3500 कर दिया, और पेमेंट कितनी कर दी, 1.5 लाख रुपये कर दी, ठीक है। और जो रेट दे रखे हैं हमें 7% रेट दे रखा है, सिंपल से, अभी तो और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ दे रखी है यहाँ पर। अब क्या कहता है, द कंसिडरेशन फॉर इंक्रीज इन स्कोप ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इज नॉट कमेंसुरेट विद द स्टैंडर्ड ऑन प्राइस फॉर दैट इंक्रीज। कह रहा है कि जो आपने प्राइस बढ़ाया है इसका 2000 से करके 3500 कर दिया स्क्वायर मीटर, लेकिन प्राइस आपने 1 लाख से सिर्फ 1.5 लाख करा है। प्रोपोर्शनेटली देखें तो ज़्यादा होना चाहिए था, है ना, 175 के आसपास होना चाहिए था, बट इन्होंने तो 1.5 लाख करा है। मतलब कि जो ALR है इज नॉट इक्वल टू SLP। अगर ALR इज नॉट इक्वल टू SLP तो अदरवाइज वाला केस हो गया। अदरवाइज वाले केस में हम उसको सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं देते। इसी क्वेश्चन में आपने उसी एसेट अकाउंट जो आपने राउ एसेट बना रखा है और LL अकाउंट बना रखा है, उसी में ही आपको रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालनी पड़ती है, ठीक है। टू एडजस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्या कहता है, फॉर दैट इंक्रीज एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट दैट सर्कमस्टांसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो वही बता रहा है कि आपका सेम नहीं है, ठीक है। इससे हमें समझ आता है कि मार्केट रेट पे नहीं मिला हमें, तो अब हमें अदरवाइज वाला केस मानना है। कॉन्सिक्वेंटली लेसी डज नॉट अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन स्कोप दैट एड्स द राइट टू यूज एन एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर एज। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने इसको सेपरेट लीज मान ली है। इनका अकाउंटेंट मान लो ये पागल है जिसने सेपरेट लीज इसको मान लिया है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसने अकाउंट फॉर नहीं करा। अकाउंट फॉर नहीं करे का मतलब क्या है कि उस लीज लाइबिलिटी या राउ एसेट जो बना रहे हैं उसी में ही इसको अकाउंट फॉर करना चाहिए था। इसने ये ना करके इसको सेपरेट लीज मान लिया। ये सेपरेट लीज नहीं है भैया, इसको आपने उसी में ही करना चाहिए था। इसने लेसी ने सेपरेट लीज मान लिया, इसको सेपरेट लीज नहीं मानना चाहिए था, जो कि गलत ट्रीटमेंट है। तो सिंपल सा था, आखिरी पैरा में कुछ नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जो 1500 स्क्वायर मीटर इंक्रीज़ हुआ है, बट आप 1500 स्क्वायर मीटर तो इंक्रीज़ कर दिया आपने, लेकिन जो प्राइस है वो 1 लाख से सिर्फ 1.5 लाख ही करा आपने। तो ALR इज़ नॉट इक्वल टू SLP, अदरवाइज वाला केस है, इसमें ही आपको ट्रीट करना है इसी LL अकाउंट में दोबारा से रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल के। और सेकेंडली इसने क्या बताया था नीचे कि भाई जो सेपरेट लीज इसने अकाउंट फॉर नहीं करा, इसको सेपरेट लीज मान लिया, ना लायक है, इसको सेपरेट लीज नहीं मानना चाहिए था। आओ जी इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक इंक्रीज इन स्कोप और एक डिक्रीज इन स्कोप। इंक्रीज इन स्कोप कैसे, 2000 से 1500 स्क्वायर मीटर हो गया स्पेस, तो वो हो गया इंक्रीज इन स्कोप। और डिक्रीज इन स्कोप कैसे, 10 साल से 8 साल हो गया, तो वो हो गया आपका डिक्रीज इन स्कोप, ठीक है। तो दोनों का ट्रीटमेंट इसी क्वेश्चन में करना है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट बैठ गया, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे करना है। तो 1-1 लाख रुपए आपको देने थे इनिशियली, ठीक है। तो 1-1 लाख का आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो आपका आया ये वाला, ठीक है। राउ भी आ गया और LL भी आ गया। राउ टू LL आप जनरल एंट्री करते हो 7,36,000 7,36,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 6। अब होता है मॉडिफिकेशन की बात। स्पेस आपने बढ़ा दिया 1500 स्क्वायर मीटर से, ठीक है, और रेंट बढ़ा आपका 50,000 से, टोटल 1.5 लाख हो गया। और नया जो आपका IBR दे रखा है 7%, पुराने वाला था 6%, ठीक है। अब लाइबिलिटी
आपकी रिड्यूस हो गई है। अब रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी क्या हुआ है, दो चीज़ें कही थी क्वेश्चन में। एक तो कहा था कि आपका एडिशनल 1500 जो आपका स्क्वायर मीटर, पहली बात ये गई थी ए पॉइंट में। बी पॉइंट में कहा था कि आपका जो है आखिरी का 10 साल का 8 साल हो गया आपका टर्म, ठीक है। तो लीज टर्म जब आपका कम होता है तो भी आप उसको डिक्लाइन इन स्कोप कहते हो। इंक्रीज होता है तो आपका इंक्रीज इन स्कोप, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन स्कोप। तो आखिरी वाला ये दो आपको नहीं देने पड़ेंगे अब, है ना। तो आपका ये लीज आपका रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई, ये दो बातें आपको क्वेश्चन में कही गई थी, ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहाँ पे थे, हम स्टार्टिंग में थे बट यहाँ तक पहुँच गए थे ना। कैसे पहुँचे थे यहाँ तक, पहले तो आपने वो देखा था कि भाई इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, उसके बाद हमने एक लीज लाइबिलिटी शीट बनाई थी। लीज लाइबिलिटी शीट बना के हम यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। सेम वैसा ही करना है। आओ देखें क्या है सोल्यूशन। सबसे पहले हमने ये निकाला था पिछले क्वेश्चन में, फिर एट द एंड ऑफ ईयर 5 ये आ रहा है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन में हमने सेम ऐसा ही किया था। वर्किंग कर रहे हैं हम ये सारा अभी। ओरिजिनली तो इसने सिर्फ मॉडिफिकेशन के टाइम पर क्या एंट्री करोगे वो हमसे मांगा है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या है, एक तो देखो लीज लाइबिलिटी तो हमें पता चल गया इतनी थी एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, और जो आपका राउ एसेट है वो भी निकालनी पड़ेगी एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, वो भी आ गई। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब दो मॉडिफिकेशन हो रही है यहाँ पर, एक इंक्रीज इन स्कोप हो रहा है और एक डिक्रीज इन स्कोप हो रहा है। बोलो पहले कौन सा करोगे, इंक्रीज या डिक्रीज, आसान है मुश्किल, पहले मुश्किल वाला करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन स्कोप वाला करते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन स्कोप जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ना, एग्जैक्टली वही करना है इस क्वेश्चन में, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली। इसको करने से पहले एक बात सुनो, जो मॉडिफिकेशन है दोनों अलग अलग मॉडिफिकेशन है। पहली वाली मॉडिफिकेशन में 1500 से आपका बढ़ गया है वाला स्पेस बढ़ गया, तो इंक्रीज इन स्कोप है। इंक्रीज इन स्कोप में भी याद है एडिशनल स्पेस लेते थे, तो एडिशनल स्पेस में हम देखते थे क्या इसका जो एडिशनल लीज रेंटल है वो एसएलपी के इक्वल है, नहीं इस केस में तो नहीं है एसएलपी के इक्वल, तो अदरवाइज वाला केस है, तो अदरवाइज वाले केस की आपको रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल के ट्रीटमेंट करनी होती थी, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन नंबर 1 है। मॉडिफिकेशन नंबर 2 की मैं बात करूँ, मॉडिफिकेशन नंबर 2 में डिक्लाइन हुआ कैसे, आपका 10 से 8 हो गया, वो लीज टर्म 10 से 8 हो गया, तो डिक्लाइन इन स्कोप है। डिक्लाइन इन स्कोप है तो आप क्या करोगे, वही सारे प्रोराटा बेसिस निकालोगे, फिर डिफरेंस आएगा तो उसको आप गेन या लॉस ऑन मॉडिफिकेशन डालोगे, और लीज रेंटल जो आपके अब देने रहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, एंड देन कंपैरिजन एंड ऑल जो हमने किया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। डिक्रीज इन स्कोप की जो ट्रीटमेंट सारी थी ना पहले, इसलिए मैं आपको डिक्रीज इन स्कोप वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। ये जब ये वाला कर रहे हो आप उसको भूल जाना अभी फिलहाल के लिए कि वहाँ मॉडिफिकेशन नंबर 1 में भी कुछ है, सेपरेटली आप इसको ट्रीट करो डिक्रीज इन स्कोप वाले को। इंक्रीज वाले का अलग ट्रीटमेंट रहेगा, डिक्रीज वाले का अलग ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। आप ये मान लो कि इंक्रीज वाला कुछ दे ही नहीं रखा, सिर्फ ये समझो कि 10 से 8 साल हो गया आपका लीज टर्म, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो वो हम सीखते हैं। तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में जो करा है सेम एज इट इज़ वही है, बस पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। पिछले क्वेश्चन में स्पेस था 5,000 स्क्वायर मीटर का 2500 स्क्वायर मीटर कर दिया था, ठीक है, डिक्लाइन इन स्कोप था। यहाँ पर भी डिक्लाइन इन स्कोप है, बस इन टर्म लीज टर्म में डिक्लाइन इन स्कोप है कि भाई 10 साल से 8 साल कर लिया, उसको भी हम डिक्लाइन इन स्कोप ही कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट सेम ही रहनी है, ठीक है। तो आप इसको देखो, पहली चीज़ तो आपने ये निकाली वर्किंग नोट्स में कि आपने एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर आपको पता लगाना था कि आपका एल कितना है और राउ एसेट कितना है। तो सबसे पहले राउ एसेट की बात करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली आपको कितना हुआ डिक्लाइन इन स्कोप, मतलब कितना डिक्लाइन हुआ, राउ एसेट कितना डिक्लाइन हुआ, लीज लायबिलिटी कितनी डिक्लाइन हुई, ठीक है। राउ एसेट के बारे में अगर मैं सोचूं तो अभी आपका 368,000 था इन बुक्स में 368,000 था, जो कि आप 5 साल में डेप्रिशिएट करने वाले थे। बट अब क्या होगा, आप आखिरी 2 साल तो आपके गए, तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि 2/5 आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना कम हुआ और डिक्लाइन कितना हुआ, 2/5। आखिरी के 2 साल गए ना, आखिरी के 2 साल में कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगानी पड़ेगी आपको, अब इसको 3 साल में डेप्रिशिएट करना है। अब लेकिन पूरा थोड़ी ना करोगे, आप ये समझो कि आपका ओवरऑल था यहाँ पर, ओवरऑल 7,36,000 था, जिसको आप 10 साल में डेप्रिशिएट करने वाले थे। अब एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 आपका कितना रह गया अमाउंट, 3,68,000। अब आखिरी के 2 साल तो रहे नहीं, है ना, आखिरी के 2 साल रहे नहीं है, वहाँ पर ना ही आप 1-1 लाख रुपए पेमेंट करने वाले हो, तो आपको यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई करके इतना आपको डिक्लाइन इन स्कोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आ जाएगा सिंपल सा। अब लीज लायबिलिटी कितनी डिक्लाइन हुई है, आखिरी के 2 साल 1-1 लाख रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे आपको। क्या था यहाँ पर कि 10 साल से 8 साल हो गया और हर साल कितने रुपए पे करते थे आप, 1-1 लाख रुपए पे करते थे। अब आखिरी के 2 साल में आपको 1 लाख रुपए जो पे करने थे वो नहीं करने पड़ेंगे, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो देखना पड़ेगा। अब ये 153,900 कैसे आया, बात तो ये वाली आती है। इसको इग्नोर करना, ये लास्ट क्वेश्चन का रेफरेंस दे रखा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखो आपका रेट कितना था, 6%। ओरिजिनल रेट की बात करो, ओरिजिनल रेट था 6%, ठीक है। आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए देने थे, तो इसका निकाल लो पीवी, ठीक है। पीवी मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, तो 1 से डिवाइड करोगे, 1 डिवाइड बाई 1.06, 1, 2, 3, चौथी 4, 5वीं बारी में ही आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर
प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी 153,900। तो ये वाले दोनों अमाउंट निकाल लिया आपने पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे हम, तो यहाँ पर आपका देखो लाइबिलिटी कितनी कम हो रही है, लाइबिलिटी हो रही है 153,900 से कम, और एसेट कितनी कम हो रही है 147,200 से कम। तो देखो भाई एंट्री आपको क्या करनी है, डिक्लाइन इन स्कोप करनी है। LL2 आप राउ करोगे, LL2 राउ करोगे, जब इंक्रीज होता है तो आप राउ टू LL करते हो, डिक्रीज होता है LL2 राउ करोगे। तो LL तो आपका 153,900 है और राउ एसेट है इतनी, तो गेन हुआ आपको मॉडिफिकेशन पर सिंपल चीज़ें दिख रहा है साफ साफ कि भाई लाइबिलिटी ज़्यादा से कम हुई है, एसेट कम पैसों से कम हुई है, तो मतलब आपका जो डिफरेंस है वो गेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री आप करोगे ये वाली, आपको ऑलरेडी आती है ये वाली। अब एक और चीज़ रहती थी आपकी, अब आपने फ्यूचर में पेमेंट कितनी करनी है, फ्यूचर में अब आपको पेमेंट कितनी करनी है। आप देखो, आप नई लाइबिलिटी आपकी कितनी है, एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर देखें तो आपको 1-1 लाख रुपए पे करने हैं 3 साल के लिए, 1-1 लाख रुपए पे करनी है 3 साल के लिए। उसको 7% जो कि न्यू रेट था, अभी पिछले वाले में देखा था हमने क्वेश्चन में कि हम कैसे ट्रीट करते थे इसको, तो नया वाला जो रेट था उससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। एक तो ये वाली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती थी आपको, और दूसरा आप देखते थे यार इन द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर बुक्स में मेरी लीज लाइबिलिटी है 421,225, ठीक है। इसमें से आपने थोड़ा सा डिक्लाइन इन स्कोप भी कर दिया। डिक्लाइन इन स्कोप करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी बची है बुक्स में 267,325, ठीक है। इतनी आपकी बुक्स में वैल्यू है, बट आपको दिखानी कितनी है, आपको तो इतनी ही दिखानी है, तो आपको ये रिड्यूस कर देने का है। भाई आपकी बुक्स में इतना आ रही है चीज़ और आपको कितनी बोल रहे हो, आपकी इतनी होनी चाहिए, नए एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो इतनी रिवाइज लाइबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको ये भी डिक्लाइन करना पड़ेगा। इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी, LL2 राउ एसेट, क्योंकि रिडक्शन लाइबिलिटी है तो LL2 राउ एसेट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका एक मॉडिफिकेशन वाला पार्ट कि मॉडिफिकेशन नंबर 2 डिक्लाइन इन स्कोप आपकी ट्रीटमेंट हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट वाले जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें एक और चीज़ देखी थी कि भाई अब बताओ एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर LL कितना है और राउ कितना है, ठीक है। पहले राउ की बात करते हैं। राउ था कितना एक्चुअल में 368,000 था, जिसमें से आपने यहाँ पर डिक्लाइन करा 1,47,200, और देखो और कहाँ किया है, ये तो हो गया, ठीक है। और ये 4893 और डिक्लाइन करा, तो 368,000 माइनस 147 और ये वाला 4893 आपका आ गया राउ, ठीक है। अगर हम सिर्फ कंसीडर करें मॉडिफिकेशन नंबर 2 को, और LL कितना है, अगर हम सिर्फ कंसीडर करते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 2 को, 421,225 यहाँ पर था, आपने यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने LL को डिक्लाइन कर दिया 153,900 से, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 153,900 से। अब और देखो आप एक तो तरीका देखो ऐसा है कि आप जनरल एंट्री के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई क्या बन रहा है LL, है ना। तो ये वाला तरीका बेस्ट है रेदर देन गोइंग थ्रू 4893 से और माइनस कर देना। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये जो नाउ लीज लाइबिलिटी लिखा हुआ है यही वाली तो है आपकी लीज लाइबिलिटी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्या कैलकुलेट करना। ये वाली जो अभी नई वाली निकाली है यही वाली तो आपको दिखानी पड़ेगी, और बाकी जो ऑलरेडी आपने दिखा रखी है बुक्स में वो तो यहाँ बता रहा है कि इतने से आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला अमाउंट चाहिए था आपको। तो राउ एसेट का कैसे निकालना है आपको देख लो, उस दिन वैल्यू कितनी है, ऊपर डिक्लाइन कितना करा, यहाँ डिक्लाइन कितना करा, और लीज लाइबिलिटी वाली ये रही। अब आते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 1 पे, क्या था वहाँ पर 2000 से 1500 बढ़ा दिया आपने स्क्वायर मीटर, और आपका रेंट जो आपने क्या कहते थे कि आपके कि भाई ये 2000 से 3500 हो जाएगा और रेंट आपका 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। यही था, रेंट 1.5 लाख हो जाएगा। आओ देखिए मॉडिफिकेशन नंबर 1 को, देखते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 1 को कैसे हम ट्रीट करते हैं। मॉडिफिकेशन नंबर 1 में क्या था, अब यहाँ पर हम बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 पे खड़े हैं, ठीक है। अब हमने 1-1 लाख रुपये तो रेंट देना ही था, वो तो हमने साल के पहले दिन ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि 1-1 लाख रुपये हम रेंट देंगे, 10 साल तक रेंट देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6 पे आए तो हमने अब एग्रीमेंट चेंज कर दिया। एग्रीमेंट में क्या लिख दिया कि 50,000 रुपये और देने हैं आपको फॉर दैट 1500 मीटर, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी अब रिवाइज करनी पड़ेगी। कितने से लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, बता सकते हो अमाउंट आप मेरे को। देखो 2 केस रहते थे इंक्रीज इन स्कोप में। आपका पहला केस था कि आपका जो एडिशनल लीज रेंट है दैट इज इक्वल टू SLP, अब यहाँ पर SLP के इक्वल तो है नहीं है, और दूसरा केस था अदरवाइज वाला जहाँ पर आपको लाइबिलिटी को रिवाइज करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है, आपको 50,000 अगले 3 साल देने हैं। देखो आखिरी 2 साल तो वैसे ही हट गए, अब आपको 50,000 3 साल। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो 1 लाख और एक 50,000। 1 लाख को तो आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, साल के पहले दिन ही आपने बोल दिया था कि 1 लाख दूंगा। अब कितने रुपए से बढ़ रहा है, 50,000 से बढ़ रहे हैं, तो 50,000 दोगे आप, 1 2 3 साल में 50,000 दे दोगे आप, है ना। ईयर 6 की बिगनिंग में खड़े हो आप, अगले 3 साल में आपको 50,000 और देने हैं। और किस रेट से डिस्काउंट करोगे, 7% से डिस्काउंट करोगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन वाला केस है, नया वाला रेट लेना पड़ेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई ये, तो क्या करना है आपको,
एडजस्टमेंट इन राउ है तो राउ एसेट डेबिट टू एल एल एडिशनल स्पेस आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है। कितना सिंपल है, इंक्रीज इन स्कोप तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस ये देखना होगा आपको कि भाई जो आपका एडिशनल लीज रेंटल है वो एस एल पी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो आपका एडिशनल आपका ये भी बुक करना है आपको, ठीक है। अब आपको इन दोनों मॉडिफिकेशन को कंसीडर करते हुए मुझे ये बताना है, क्वेश्चन में ये बताना है कि आपको कि आपका राउ एसेट कितना है और लीज लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। पहले मैं राउ एसेट की बात करता हूँ। 368 था, ठीक है, और यहाँ से हमने 147,200 ये कम कर दिया और 4893 ये कम कर दिया, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको कम कर दिखाई दे रही है। और राउ एसेट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर 50,000 एडिशनल है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो राउ एसेट भी बढ़ेगा। तो 131,216 से आपका राउ एसेट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपने एंट्री का फैक्ट है वहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया राउ एसेट के बारे में ट्रीटमेंट। और लीज लाइबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लीज लाइबिलिटी आपकी एक तरफ देखें तो ये रही 262,432 प्लस में कर देना ये वाला पीछे वाला जो लीज लाइबिलिटी है 131,216, दोनों को प्लस करोगे तो आपकी ये टोटल लीज लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर भी आ जाएगी। तो ये नीचे लीज लाइबिलिटी अकाउंट बना रखा है, राउ एसेट अकाउंट भी बना रखा है पीछे। तो आप ये देखोगे तो ऐसे पूरा पहले साल से लेकर आखिरी साल तक का यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँचवें साल के बिगिनिंग में ये थी 421,225, हमने यहाँ पर निकाला भी था 421,225, सेम देखो अकाउंट से भी वही आ रही है। ये एडिशनल कर रखा है, ठीक है। अब दिखा रखा है इसमें कि 6th ईयर में करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो जनरल एंट्री है ना वही दिखा रखी है, कुछ अलग से नहीं दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या जनरल एंट्री करिए आपने, एक तो ये वाली करिए LL2 राउ, LL2 राउ, LL2 राउ, LL2 राउ कितना यहाँ पर करा है आपने, देखो 147,200, 147,200 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपने 6,700 गेन और मॉडिफिकेशन लिखा था, यहाँ पर भी आ रहा है। तीसरा आपने यहाँ पर देखो तो 4893 से एंट्री करी थी वो यहाँ पर आ रही है, और पीछे आपने एक एंट्री करी थी राउ टू LL वो यहाँ पर एंट्री आ रही है। तो आपका यहाँ पर सारी चीज़ें ये CD जो है BD बन गया, आपका यहाँ पर राउ आ गया और बाकी सब चीज़ें आगे आप ऐसे वाला क्वेश्चन आगे 6th ईयर की ट्रीटमेंट आपको दिखा रखी है यहाँ पर। और साथ साथ राउ एसेट देखो तो आपको, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड है बट आप देख लो सही से कि 1 2 3 4 5 साल की एंट्री है, 5 साल का बैलेंस दिखा रखा है, वो तो हमने यहाँ से भी निकाल ही लिया था। अब स्ट्रेट लाइन मेथड ही तो आराम से निकल जाता है। 3,68,000 इसका BD बनाया और यहाँ पर जनरल एंट्री का फैक्ट दिखा रखा है, जो आपने जनरल एंट्री राउ से रिलेटेड करी हुई है। फॉर एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, LL2 राउ है तो आपने यहाँ पर 147,200 दिखा रखा है, 4893 वाली भी एंट्री थी, 131,261 वाली एंट्री थी। 6th ईयर में क्या क्या जनरल एंट्री करनी है वो दिखा रखा है आपको। तो ये था आपका इंक्रीज इन स्कोप, डिक्रीज इन स्कोप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान है, आप एक बार खुद भी वाले क्वेश्चंस को करके देखना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जस्ट लॉजिक लगाना यार आपने, बस सिंपल सा लॉजिक लगाओ और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके दोनों, आपको आई होप आपको दोनों चीज़ें बढ़िया से समझ आ गई होंगी। अब इसमें बुक्स ऑफ लेसर वाली बात आती है, ठीक है। इसी क्लास में सर ने बुक्स ऑफ लेसर भी रिवाइज करवाया, बुक्स ऑफ लेसर के बारे में भी पढ़ाया था। बट इसका क्या है ना, इसका एक ही क्वेश्चन है, पूरी बुक में ही एक क्वेश्चन है, और जो कि अभी नवंबर में या जनवरी में एक वाला क्वेश्चन आया ही था, नवंबर 20 वाले अटेम्प्ट में, है ना, लेसर वाला ये क्वेश्चन आ गया था, एक ही क्वेश्चन है और वही वाला क्वेश्चन ही आ गया था। तो आई डोंट थिंक सो कि May 21 वाले में ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, बट फिर भी करवाना तो पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और इसका आगे भी चल के थोड़ा सा इसका रेफरेंस आता है, तो ये आपको अभी समझना ही पड़ेगा। बट इसका हम कवर करेंगे इसकी सेकेंड पार्ट में, 5 पार्ट में टोटल वीडियोज़ कवर होंगी A116 की। ये अभी 3rd पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है आधा, ठीक है, आधा नहीं मोस्टली रिकॉर्ड हो चुका है वैसे, अब लेसर ही बचा है इसमें। तो इसको 3rd पार्ट के जो सेकंड वाला रहेगा ना, 3rd का भी सेकंड, तो उसमें इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और शेयर जरूर कर देना यार आप। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, सब्सक्राइब भी तो कर लिया करो, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से डाउट से, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं अपनी मेल ID यहाँ लिख देता हूँ, ईशान भाटिया 756@gmail.com। आप इस पर मुझे मेल करके भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जो भी आपको मेरे साथ शेयर करना हो इस ID पे भी आप जाके शेयर कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली बात करनी हो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब इसके 3rd के भी सेकंड पार्ट में।